इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 2011 में जजमेंट आया था हाई कोर्ट से, लेकिन उसको क्या किया, चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उसमें एक ऑर्डर निकाल के दिया है। जिस दिन से इस पर्सन का कन्विक्शन हुआ है उस दिन से उस पर्सन के मकान से रिलेटेड अगर उसने किसी के साथ भी एग्रीमेंट किया है या लीज किया या फिर ये टेनेंट भी हो सकता है या लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, तो इसकी लीज और एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड और इनऑपरेटिव हो जाएगा। टू अटेम्प्ट और अट्रैक्ट एनी पर्सन फॉर द प्रोस्टिट्यूशन, कि भैया ऐसा प्रोस्टिट्यूशन का कार्य के लिए किसी पर्सन को अट्रैक्ट किया जा रहा है, सेक्शन नंबर 8 में जो पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर एक पुलिस ऑफिसर एज अ इंस्पेक्टर रिटायर होता है या इंस्पेक्टर की रैंक से अबव रिटायर होता है तो उस पर्सन को आफ्टर रिटायरमेंट मैजिस्ट्रेट इस एक्ट के पर्पस के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे हम डील कर रहे हैं वन शॉट में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। अब ये एक्ट जो है वो गुजरात जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि लास्ट टाइम भी गुजरात के सिलेबस में था और इस बार भी गुजरात के सिलेबस में है। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो स्टूडेंट्स एक बार टेक चेक दे देंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। इस पूरे सेगमेंट में हम सारे के सारे 25 सेक्शंस को डील करने वाले हैं, थ्रू चार्ट फॉर्मेट डील करने वाले हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दोज सेक्शंस। क्लियर है ये चीज बराबर? अब देखो एग्जाम आ जाएगा उसके बाद पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम ये है, इससे अच्छा है कि पहले पढ़ लो। अभी भी लगभग 1.5-2 महीने का समय है तो अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ ही साथ मेक श्योर करना है कि आप रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज भी डील कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। आज फटाफट सेशन को डील करेंगे क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल चीजें बहुत कम है और सीधी सीधी डायरेक्ट चीजें ज्यादा है बिकॉज दिस इज अ क्रिमिनल लॉ एंड जहां हमें टाइम लगाना चाहिए था कुछ कंसेप्ट्स को अच्छे से डील करने के लिए, वक्त देना था, वहां हमने टाइम दिया। अगला सेगमेंट हो सकता है कि हम लोग 1-2 दिन बाद कंप्लीट एनआई एक्ट लेंगे जो कि गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। धवल जी, खुशबू जी, जयदीप जी, शिव जी, माया जी, प्रिया जी, वेलकम टू द क्लास। ओके, I will revert back to you, है ना शिव कुमार जी, I will revert back to you, ठीक है बराबर। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स जाके लॉ वाला टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ्स डाउनलोड कर रहे हैं जो हम वन शॉट में ले रहे हैं। वन शॉट जो भी हो रहा है इस चैनल पे उसका कोई अलग से पैच ऐप में नहीं है, तो इसका पीडीएफ आपको ऐप में नहीं मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे। बराबर है ये चीज? और कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शिवानी सोलंकी। चलो फटाफट से आज सेशन स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या ऑफेंसेस है, क्या पनिशमेंट्स है, अगर किसी को प्रोटेक्टिव होम या फिर करेक्टिव इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना है तो उसका प्रोसीजर कैसे है, कैसे लाइसेंस लेना है, कौन लाइसेंस को रिवोक कर सकता है, कौन लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। व्योम जी, वेलकम टू द क्लास। बराबर, किसी कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है? अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस एक्ट की जरूरत कहां पड़ी। हमारे पास आईपीसी ऑलरेडी था, बट वी ऑलवेज नो कि आईपीसी क्या है, हमारा एक तरीके का जनरल लॉ है, एक जनरल लॉ है। और ये जितने भी दूसरे क्रिमिनल माइनर लॉज है ये क्या है स्टूडेंट्स? ये स्पेशल लॉ है। व्हाई दीज आर स्पेशल लॉज? दीज आर स्पेशल लॉज क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बात करते हैं। आईपीसी वाज नॉट सफिशिएंट या फिर उसमें दिए गए प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है जो कि इमोरल ट्रैफिकिंग को प्रोटेक्ट कर सके। अब देखो ये एक्ट पढ़ते हुए हमें ये देखना है कि अगर कोई ब्रॉथल रन कर रहा है, दैट इज वेश्यागृह रन कर रहा है, तो वो लीगल कब है और इलीगल कब है। इट इज नॉट दैट इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यागृह इलीगल है, इट इज लीगल बट प्रोवाइडेड दे कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजंस और सर्टेन लीगल इंप्लीकेशंस दैट आर प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। बराबर है ये चीज? ओके, एमसीक्यू नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे एक्ट फिनिश कर रहे हो थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू लगाने की कोशिश करो, ठीक है बराबर है। हमने ये एमसीक्यूज पहले भी डील कर चुके हैं तो जरूर डील कीजिएगा, ठीक है। चलो अब बेसिक सुनो। बेसिक में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है ये एक्ट नंबर कौन सा है? 104 है 1956 का। इसका एक बहुत ही ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 2011 में जजमेंट आया था हाई कोर्ट से, लेकिन उसको क्या किया, चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उसमें एक ऑर्डर निकाल के दिया है। अब वो क्या ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सेक्स वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया, इसको हमें पढ़ना है। बराबर? सो एक्ट नंबर कौन सा है? 104। कौन सी ईयर का? 1956 का। 1956 का ईयर है, लेकिन एनफोर्समेंट में कब आया? इट केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन 1 मई 1958। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? 30 दिसंबर 1956। बराबर? फटाफट फटाफट से इस एक्ट को डील करेंगे। जहां लगे कंसेप्चुअल कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, आई विल रीड बेरेक्ट अपने साथ रखेंगे स्टूडेंट्स। बहुत सारे पनिशमेंट्स है इसमें, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, कोई चैप्टर्स नहीं है, लेकिन सेक्शंस अच्छे खासे दे रखे हैं, दैट इज 25 सेक्शंस दे रखे हैं। उसमें से कुछ सेक्शंस रिपील हो चुके हैं, ओमिट हो चुके हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। बराबर है क्या? सेकंड बोला है
कि ये जो हमारा एक्ट है ये क्यों बना। पहली बात तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो कि इंडिया में नीड के वजह से तो बने हैं, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंपल्शन था उनके ऊपर, क्योंकि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ मेनी कन्वेंशंस, जहां पे वो अगर कोई कन्वेंशन को साइन करते हैं, it means that India wants to abide by whatever rules and regulations that are laid in that convention. तो इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया गया था न्यूयॉर्क में और 9 मई 1950, और उसके बाद इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को एनफोर्समेंट में लाया गया। और इन्होंने कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड साइन किया था कि इंडिया में इमोरल ट्रैफिक को प्रिवेंट किया जाएगा। ओके, क्लियर है ये चीज। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस वी हैव इज 25। प्रेसिडेंट की असेंट मिली 30 दिसंबर 1956 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 मई 1958। ऑलवेज रिमेंबर, प्रेसिडेंट की असेंट मिलते ही कभी भी कोई एक्ट एनफोर्समेंट में नहीं आता है, वो एक्ट तो बन जाता है, लेकिन उसके कमेंसमेंट के लिए जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करे। जिस दिन वो नोटिफाई हो जाता है उस दिन से वो एनफोर्समेंट में आता है। बराबर है क्या? चलो, डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस बहुत सारी है, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक डेफिनेशंस जो कि मेंस में भी आ सकती है वो ध्यान रखनी है। पहली डेफिनेशन है 2A में ब्रॉथल क्या होता है, एक वैश्यागृह क्या है। तो वैश्यागृह में इन्होंने बोला ये एक ऐसी प्लेस हो सकती है जहां कोई घर हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, या कोई कन्वेंस हो सकता है, कोई कन्वेंस जिससे ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होते हैं। ओके, कोई कन्वेंस हो सकता है या फिर उसका कोई पोर्शन हो सकता है। इट इज यूज फॉर व्हाट? इट इज यूज फॉर 3 थिंग्स। पहला है कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, दूसरा है अब्यूज फॉर गेन ऑफ अनदर पर्सन, आप किसी पर्सन को अब्यूज कर रहे हो ताकि दूसरा पर्सन कुछ गेन कर सके। सो बेसिकली वैश्यागृह को अच्छा नहीं माना गया है बिकॉज एज पर आवर लॉज वहां पे किसी का अब्यूज हो रहा है, किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एंड थर्ड क्या बोला गया है? म्यूचुअल गेन्स ऑफ 2 और मोर प्रोस्टिट्यूट्स। यहाँ पे अगर प्रोस्टिट्यूट्स भी कोई म्यूचुअली अपने कंसेंट से कुछ गेन कर रही है, ऐसी प्लेस पे इट विल बी कॉल्ड एज ब्रॉथल। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जहां पे हो सकता है काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए, फर्स्ट इज 2A में आपको बोला है चाइल्ड कौन है, 2AA में बोला चाइल्ड कौन है, 2CA में बोला है, आई थिंक इट इज CA नॉट A। ओके, 2 मैं डेफिनेशन क्लॉजेस पे आ रही हूं एक बार। ओके, यस, चाइल्ड इज डिफाइंड अंडर 2AA ही। इट सेज एनी पर्सन हु इज बिलो 16 ईयर्स, 16 ईयर्स से कम है दैट इज चाइल्ड। और माइनर कौन है? दिस इज डिफाइंड अंडर 2CB जो कहता है कि 16 इयर्स का तो है लेकिन 18 अबव नहीं है। तो 16 से लेके 18 इस कैटेगरी के बीच में कोई भी पर्सन ही इज कॉल्ड एज माइनर बट नॉट कॉल्ड एज चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड कौन होता है? 16 से बिलो होता है। अब मेजर बोला इन्होंने, मेजर कौन है? तो 2C डिफाइंस दैट हु इज अ मेजर। दे सेड मेजर इज द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। 18 के अबव कोई भी है वो मेजर होता है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, लेकिन आपको सेक्शन नंबर अच्छे से पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द 3 प्लेसेस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लगभग मैंने आपके कुछ प्लेसेस को एक साथ डील किया है, जहां पे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं 2B में करेक्टिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि यहाँ पे कुछ करेक्शन किया जाएगा, किसी पर्सन को करेक्ट किया जाएगा क्योंकि वो भटक गया है। बराबर, तो यहां बोल रहे हैं वेयर अ पर्सन इज इन नीड ऑफ करेक्शन डिटेन, उस पर्सन को कुछ करेक्शन, कुछ सुधार की जरूरत है, इसलिए आपने उस एक पर्सन को किसी पर्टिकुलर जगह पे डिटेन करके रख लिया है। दूसरा बोला शेल्टर टू कीप अंडर ट्रायल्स, ऐसी प्लेस जहां पे हम अंडर ट्रायल्स को शेल्टर दे रहे हैं, घर, रोटी, कपड़ा, मकान जहां उसको दे रहे हैं उसको भी हम करेक्टिव इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। अब हमें यह देखना है क्या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन एक जेल ही होती है क्या? आंसर इज नो। करेक्टिव इंस्टीट्यूशन आप जैसे और मुझ से लोग भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम स्टेट गवर्नमेंट से क्या लेके आए? अप्रूवल लेके आए, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। अब लाइसेंस कैसे मिलेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सब हम देखेंगे कहां पर? आने वाले सेक्शंस में देखने वाले हैं। ठीक है, यस, इट इंक्लूड्स बोथ बॉय एंड गर्ल, इट इंक्लूड्स बोथ बॉय एंड गर्ल। आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई ऐसी प्रीमाइसेस है जो कि प्रोस्टिट्यूशन वर्क के लिए यूज की जा रही है एंड वहां पे कोई चाइल्ड मिलता है, जो कि बच्चा लड़का भी हो सकती है या लड़की भी हो सकती है, तो जो पर्सन के साथ फाइंड आउट हुआ है उस पर्सन की लायबिलिटी रहती है। ओके, बराबर। देखो इतना रिप्लाई मांगोगे तो फिर रिप्लाई नहीं मिलेगा, है ना, ब्लॉक हो जाओगे सीधा। बराबर है, चलो बिकॉज आई विल फोकस ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट डाउट्स। चलो अब सुनो,
तो करेक्टिव इंस्टीट्यूशन किस में डिफाइंड है? 2B में डिफाइंड है। 2F क्या कहता है कि भैया प्रोस्टिट्यूशन क्या है? प्रोस्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या चीज है या किस पर्पस के लिए होती है? तो इन्होंने बोला फर्स्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है यहाँ पे, या पर्सन का अब्यूज होता है फॉर कमर्शियल पर्पस। सो यू सी वैश्यागृह अलाउड तो है, मतलब वैश्यागृह इज अ ब्रॉथल, प्रोस्टिट्यूशन को अगर हम बोले तो ये चीज अलाउड तो है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। वैश्यावृत्ति वर्ड नाम दिया गया है prostitution को. It means the sexual exploitation or abuse of a person for commercial purpose and the expression prostitute shall be construed accordingly. तो इसके कंसोनेंस में ही क्या होने वाला है, आपका वर्ड प्रोस्टिट्यूट को भी हम इंक्लूड करने वाले हैं. सो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड बट इट इज लीगल इन इंडिया. बराबर है हिमाली जी, प्रतीक जी. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव होम. प्रोटेक्टिव होम और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन एक साथ पढ़ना है आपको, क्योंकि प्रोटेक्टिव होम्स में कुछ ऐसी चीजें दे रखी है जो कि करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में नहीं आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे. और प्रोटेक्टिव होम और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन हम जैसे लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं. प्रोटेक्टिव होम मतलब क्या, किसी को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं. तो इसमें दो चीजें इन्होंने इंक्लूड की है और दो चीजें एक्सक्लूड की है. एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन योर प्रोटेक्टिव होम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन योर प्रोटेक्टिव होम. सो फर्स्ट इज क्या इंक्लूडेड है, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन विच इज यूज्ड टू कीप अ पर्सन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. CCP जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़े हो ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम यहीं पर पढ़ेंगे जहां पे हम CCL के बारे में पढ़ेंगे और CCP में भी पढ़ेंगे. ऐसा कोई पर्सन जो कि केयर और प्रोटेक्शन, जो कि देख रेख और सुरक्षा की जिसको रिक्वायरमेंट है, नीड है, उस पर्सन को जिस इंस्टीट्यूट में आप रखते हो उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव होम. प्रोटेक्टिव होम, ऑब्जर्वेशन होम, मेडिकल फैसिलिटी, फिट फैसिलिटी, शेल्टर होम्स, ये सब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी पढ़ेंगे. बराबर. एंड दूसरा उन्होंने बोला टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, इक्विपमेंट, फैसिलिटी प्रोवाइडेड. सो 2G में कुछ और बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने इंक्लूड की जो कि प्रोटेक्टिव होम में फाइंड हो सकती है. इन विच अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मे बी केप्ट अंडर दिस एक्ट एंड वेयर एप्रोप्रिएट टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, जहां पे एक टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए. इक्विपमेंट एंड अदर फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड. देखो अगर कोई घर पे रखा जा रहा है जिसको कि प्रोटेक्टिव होम माना गया, तो ऐसा नहीं कि आप उसको किसी रूरल गांव में रख रहे हो जहां पे कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है, जहां पे उसको ये नहीं पता कि भैया टीवी, फोन या बेसिक गैजेट्स वगैरह कैसे चलाते हैं, या उसको ट्रीट करने के लिए आपके पास बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं है. तो बच्चे के सुधार के लिए या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जिसको हम करेक्टिव इंस्टीट्यूशन या प्रोटेक्टिव होम में रख रहे हैं, इट इज लीगल. इट इज लीगल खुशबू जी. ओके, कुछ सिचुएशंस में लीगल है. अब सुनो. सो द पॉइंट इज दैट अगर ऐसे व्यक्ति को हम प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में रख रहे हैं, इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी हैव सर्टेन एनवायरनमेंट जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन या फिर उनमें करेक्शन इंश्योर किया जा सकता है. ओके, क्लियर है? यस, बराबर आजादी. इट इज लीगल, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के राइट को इंश्योर किया है. इट इज नॉट इलीगल, इट इज लीगल इन इंडिया. इसीलिए हर सिटी में आपको ऐसा कोई प्लेस मिलेगा. बराबर है क्या? हर सिटी में आपको ऐसा कोई प्लेस मिलेगा जिसको कोई दुनिया के अलग ही नाम से जाना जाता है और वहां स्ट्रिक्टली बना करते हैं कि भैया वहां मत जाना, है ना. जैसे व्हेन वी वर इन पूना, तो हमारे रेंट ओनर्स हमको बोलते थे कि पता नहीं कौन सी जगह थी, कोई तो जगह थी, नाम उसका कुछ था, ठीक है, बुधवार पेट, यस, उस एरिया में मत जाना. आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक पता नहीं क्यों बोल रहे हैं अंकल. देन बाद में पता चला ओके दैट इज कंसिडर्ड टू बी रेड लाइट एरिया. ठीक है, इट इज लीगल बट इट इज सेड, आप लोग अपनी सुरक्षा देखते हुए कि आप ना जाएं उस एरिया में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इट इज नॉट दैट एरिया इज बैड. देखो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग तरीका है काम करने का, अर्न करने का. दे आर ऑल्सो वर्कर्स, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टन थिंग्स टू सर्टन पीपल हु आर इन नीड ऑफ सर्टन थिंग्स, सो दे ऑल्सो वांट टू अर्न. सो इट इज नॉट इलीगल, इट इज लीगल प्रोवाइडेड दैट दे कंप्लाई विद द सर्टन प्रोविजंस गिवन अंडर द लॉ. क्लियर है? अब सुनो, तो पहला टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसके पास इक्विपमेंट और ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए. लेकिन दो चीजें इंक्लूड नहीं करता. क्या नहीं है? पहला तो शेल्टर वेयर द अंडर ट्रायल इज केप्ट. मतलब कैन आई से प्रोटेक्टिव होम में कभी भी करेक्टिव इंस्टीट्यूट नहीं आते हैं, करेक्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं. दूसरा पॉइंट इन्होंने खुद ही बोल दिया है, या तो आपके प्रोटेक्टिव होम में करेक्टिव इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे, और दूसरा क्या नहीं आने वाला है, ऐसी प्लेस नहीं आने वाली है जहां पे अंडर ट्रायल्स को हम शेल्टर दे रहे हैं. ओके, बराबर. नेक्स्ट, अब देखो ये वाला केस लॉ है जो मैं चाहती थी हम सब पढ़ें, दैट इज बुद्धादेव कामस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था ना, कहीं पर तो मिल जाएगा आपको. बराबर. तो इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स बताया, बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर कम्युनिटी विच सफर्ड अ लॉट स्पेसिफिकली ड्यूरिंग कोरोना, and it is also the community which is most harassed and abused by the upper class
सोसाइटी या फिर बाय द पुलिस या फिर बाय नॉर्मल एजुकेटेड पीपल भी क्या करते हैं, इनको बहुत ज्यादा हैरेस करते हैं, अब्यूज करते हैं, गंदी नजर से देखते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड्स टू सेक्स वर्कर्स ऑल्सो. सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों को डिग्निटी से रहने का अधिकार है. आप ये मेक श्योर करेंगे कि उनको प्रॉपर डिग्निटी विद रिस्पेक्ट आप ट्रीट कर रहे हैं. सेकेंड, अगर कोई भी विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट का, उस पर्सन को क्या प्रोवाइड करवानी चाहिए? सारी फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल टू द सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट. थर्ड पॉइंट बोला है स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है, वर डायरेक्टेड टू सर्वे ऑल आईटीपीए प्रोटेक्टिव होम्स. स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आपको सर्वे करना. आईटीपीए मतलब क्या? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत सारे प्रोटेक्टिव होम्स का सर्वे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो रहा है, प्रॉपर उनका प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बोला है पुलिस एंड अदर लॉज एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वर डायरेक्टेड टू बी सेंसिटाइज्ड towards the rights of the sex workers, directed to treat all the sex workers with dignity and not to abuse them. कि पुलिस वाले जनरली क्या होता है, देखते हैं डंडे मारने बरसाने शुरू कर देते हैं, राइट? तो ये चीज आपको नहीं करनी है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस. ओके, थर्ड पॉइंट बोला है, गुड इवनिंग अन्ना जी. थर्ड बोला है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई को ये डायरेक्शन दिया है कि आपको एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई, टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटीज ऑफ द सेक्स वर्कर्स ड्यूरिंग अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन. अगर ऐसा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेड पड़ रही है कहीं पर, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ये मेक श्योर करनी कि जब आपका मीडिया वहां जा रहा है, रेड मार रहा है, तो ऐसे नहीं कि आप सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिटीज वहां डिस्क्लोज कर दे. ये आपको नहीं करना है. यूज ऑफ कॉन्डम शुड नाइदर बी कंस्टिट्यूट एज ऑफेंस नॉर सीन एज एविडेंस ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस. इफ एनी सेक्स वर्कर इज यूजिंग एनी सच प्रोटेक्टिव measure or condoms, it should not be seen or construed as if they are committing any offense. ऐसा कोई offense commit नहीं कर रहे. That is completely legalized. That is why things are being sold out in market. State government or central government through National Legal Service Authority, State Legal Service Authority and District Legal Service Authorities are directed to carry out workshops for educating the sex workers about their right. कि ये ड्यूटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सेक्स वर्कर्स को उनके राइट्स बताएंगे, लेकिन किसके थ्रू बताएंगे? नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का यहाँ पे रोल आने वाला है. सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपको मेंस में लिखने के लिए काम आ सकता है. ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी ध्यान रखो और क्या पता एग्जाम में पूछ भी ले. अब आएंगे हम ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स के लिए. ये ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स लगभग हमारे 30 मिनट ले लेंगे. ऑफेंसेस लगभग हमारे पास 7 है, मेजर ऑफेंसेस हमारे पास 7 है, बाकी तो आपको प्रोसीजर बता रखा है. कहीं पर रिहैबिलिटेशन है, कहीं पर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, प्रीमाइसेस के लिए दे रहे हैं, ओके, कहीं पर कोई ऑब्लिगेशन दे रखी है, रेंट लैंडलॉर्ड के ऊपर, टेनेंट के ऊपर, ओनर के ऊपर, लेसर के ऊपर, लेसी के ऊपर, तो वो सब पढ़ेंगे. लेकिन मेजर 7 तरीके के ऑफेंसेस है, जहां पे पहला बोल रहा है अगर आप कोई ब्रॉथल रखते हैं तो क्या ऑफेंस रहेगा, कितना पनिशमेंट मिलेगा. तो सेक्शन नंबर 3 को पढ़ने के बाद एक्चुअली हमें समझ आ जाएगा कि ब्रॉथल लीगल कब होता है और इलीगल कब होता है, वेश्यागृह लीगल कब है और इलीगल कब है. फोर्थ पॉइंट बोला है कि कब माना जाएगा कि एक पर्सन प्रोस्टिट्यूशन की अर्निंग पे रह रहा है, लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन ऑफेंस. फिफ्थ पॉइंट बोला है अगर आप किसी पर्सन को प्रोक्योर करते हो या टेक अवे करते हो फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, यू आर टेकिंग अवे. टेकिंग अवे का ही मतलब क्या हो गया? ट्रैफिकिंग कर रहे हो. सेक्शन नंबर 6 कहता है इफ यू आर डिटेनिंग एनी पर्सन इन द प्रीमाइसेस सो दैट दैट पर्सन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ऑफेंस है भैया. सेक्शन नंबर 7 कहता है प्रोस्टिट्यूशन इन द विसिनिटी ऑफ द पब्लिक प्लेसेस. जहां पर हम लोग रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं वहां पर कभी भी प्रोस्टिट्यूशन का कार्य चलाने की अनुमति स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है. इसलिए यू हैव जनरली सीन दैट सच रेड लाइट एरिया आर अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज बिकॉज वहां पे स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनको की इन चीजों से थोड़ा एक पर्टिकुलर एज तक दूर रहना चाहिए. बराबर है क्या? ठीक है. सेक्शन नंबर 8 से सेड्यूसिंग और सॉलिटिसाइजिंग. अब ये अगर किसी को सेड्यूस किया किसी ने पर्पसफुली फॉर सर्टेन पर्पसेस तो इसको भी ऑफेंस माना जाएगा. और दूसरा बोला है सिडक्शन इन द कस्टडी. कोई पर्सन आपकी कस्टडी में है, आपके पास है, आप उसके इंचार्ज हो, ओके, दैट पर्सन इज इन चार्ज विद यू, तो यहां पे आप उसका सिडक्शन नहीं करोगे. किया तो सेक्शन नंबर 9 में ऑफेंस बनने वाला है. चलिए फटाफट आगे चलेंगे जहां पे सेक्शन नंबर, this is section number 3, okay students, not 6, this is section number 3. अब देखो सेक्शन नंबर 3 को अच्छे से सुनना. सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि अगर हमने किसी भी पर्सन को, अगर हमने देखा कि कोई भी पर्सन ब्रॉथल रखता है, दैट इज अपने घर में वेश्यागृह चलाता है या अलाउ करता है प्रीमाइसेस टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन
और फॉर द पर्पस टू बी यूज एज ब्रोथल, ब्रोथल का मतलब समझ लेना अच्छे से, ठीक है बराबर। तो यहाँ पे क्या पनिशमेंट होने वाली है, इन्होंने बोला एनी पर्सन हु कीप्स अ ब्रोथल, असिस्ट करता है या मैनेज करता है, तो उसको फर्स्ट टाइम कन्विक्शन कितनी होगी, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 3 ईयर्स है और फाइन है, बराबर। सेकंड टाइम कन्विक्शन पे बोला मिनिमम 2 ईयर्स है मैक्सिमम 5 ईयर्स है और फाइन है। और दोनों में ही पनिशमेंट कैसा है, दोनों में ही पनिशमेंट रिगरस है। सेकंड पॉइंट बोला है अगर कोई पर्सन, अब अच्छे से सुनना, यहां पे मामला अलग था, सेकंड पॉइंट में मामला क्या है, सेकंड पॉइंट कहता है एनी पर्सन हु इज टेनेंट, लेसी और ऑक्यूपायर, खुद की बिल्डिंग नहीं है, वहां पे क्या है, वो टेनेंट है या लेसी है क्योंकि लीज क्रिएट कर रखी है, या उसने फॉर सम पर्पस या फिर किसी भी रीजन की वजह से उस प्लेस को ऑक्यूपाई किया है, अगर वो उस प्लेस को एज अ ब्रोथल यूज करता है या अलाउ करता है किसी और पर्सन को एज अ ब्रोथल यूज करने के लिए, तो भैया फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन पे ये पनिशमेंट है। वहीं पर कोई भी पर्सन जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का ओनर है, लेसोर है या फिर लैंडलॉर्ड है, जो कि अपनी प्लेस को लेट करता है, मतलब भाड़े पे देता है, किराए पे देता है ताकि उसको एज अ ब्रोथल यूज कर लिया जाए, या फिर खुद भी विलफुली उस एक्ट के अंदर, उस वैश्यागृह के कार्य में क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन पे ये पनिशमेंट मिलने वाली है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि यहां पे ओनरशिप की बात की जा रही है, ओनरशिप या फिर टेनेंट हो गया, लेसर हो गया, ऑक्यूपायर के, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस की बात की जा रही है। यहां पे बोल रहे कि कोई भी पर्सन ने मैनेज किया या असिस्ट किया। अब मान लो एक पर्सन है जो कि अपनी ही बिल्डिंग का ओनर है और वहां पे ब्रोथल चलाता है, लेकिन बी एक पर्सन है जो कि इसका फ्रेंड है, उसको हेल्प करता है, मैनेज करता है, विमेंस का ट्रैफिकिंग कर रहा है, फीमेल चाइल्ड का, माइनर चाइल्ड का ट्रैफिकिंग कर रहा है, वहां पे लड़कियों को पहुंचा रहा है ताकि ब्रोथल पर्पस या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको यूज किया जा सके। तो दिस बी पर्पस इज डूइंग, बी इज डूइंग व्हाट, ही इज असिस्टिंग इन मैनेजिंग द पर्सन, असिस्ट कर रहा है, मैनेज कर रहा है ब्रोथल को रन करने के लिए। तो बी किस में आ जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा, ए सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। अगर ऐसे पर्सन है जो कि टेनेंट है, लैंडलॉर्ड है, ओनर है, लेसर है, लेसी है या ऑक्यूपायर है, ऑफेंस किया तो फर्स्ट टाइम कितना 2 इयर्स, फाइन कितना 2000, एंड अगर सेकंड टाइम ऑफेंस किया है तो मैक्सिमम कितना है 5 इयर्स है एंड फाइन है, बराबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हेन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द पर्सन हैज द नॉलेज दैट द प्रीमाइसेस इज यूज्ड फॉर ब्रोथल। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमें ये पता चले कि हमारे मोहल्ले में या हमारे लोकेलिटी में ऐसा कोई ब्रोथल चल रहा है, लेकिन हम तो रिफ्यूज कर देते कि नहीं, हमको तो पता ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं ऐसा कुछ चल रहा है। जनरली अगर पुलिस पूछने आती तो सबसे पहले हमारी जुबान क्या हो जाती है, चिपक जाती है कि हमको नहीं पता ऐसा कुछ हो रहा है, ताकि पुलिस हमसे ना पूछे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बराबर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक प्रिजम्पशन ली जाएगी, 2A में एक प्रिजम्पशन ली जाएगी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2A में क्या बोला है, एक प्रिजम्पशन ली जाएगी। कब ये मान लेंगे कि आपको पता है कि ऐसी पर्टिकुलर जगह पे एक ब्रोथल रन कर रहा है। फर्स्ट, अगर न्यूज़पेपर में ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हो गई है वेयर सच पर्सन रिसाइड्स, हमारे एरिया के न्यूज़पेपर में ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हो गई है दैट प्रीमाइसेस इज फाउंड टू बी यूज्ड फॉर द प्रोस्टिट्यूशन अंडर सर्च मेड, हमारे एरिया में सर्च हुई और एक पर्टिकुलर जो मकान था वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा था, न्यूज़पेपर में खबर आ गई, रिपोर्ट आ गई, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि हमें पता है, वी हैव द नॉलेज दैट सच ब्रोथल इज बीइंग रन। ओके, ओनर एंड मैनेजिंग पर्सन बोथ वन को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जयदीप जी देखो, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे सीआरपीसी का सेक्शन अप्लाई करेंगे, कौन से अप्लाई करेंगे, सेक्शन नंबर 31, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर मोर देन वन ऑफेंस एट अ सिंगल ट्रायल, तो हम उसको दोनों के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना दोनों के लिए नहीं देंगे, दोनों के लिए दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 31 विल अप्लाई इन दिस केस, बराबर। रोहित कुमार जी गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। अब आगे सुनो। सो दूसरा पॉइंट ये है कि कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड ड्यूरिंग सर्च, कि जो भी वहां पर सर्च के दौरान मिला उस सब की एक लिस्ट बना ली गई है और वहां पे कॉपी सर्कुलेट कर दी गई है, तो आपको पता है कि वहां पर क्या क्या चीजें फाइंड आउट हुई है। मैं सबसेक्शन 2 एक बार पढ़ूंगी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अ रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर हैविंग सर्कुलेटेड इन द एरिया इन विच सच पर्सन रिसाइड, जहां पे मैं रह रही हूं, to the effect that the premises or any part have been found to be used for prostitution as a result of search made under। तो जब मुझे पता है कि भैया हमारे एरिया में ऐसा कोई मकान में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो रहा था एंड न्यूज़पेपर में छप चुका है, तो मैडम आपको पता होना चाहिए। नाउ यू कैन नॉट टेक द डिफेंस कि नहीं मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं है ना, और शायद नहीं पढ़ती हूं मैं। पॉइंट नंबर बी कहता है, और अ कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स फाउंड ड्यूरिंग such search referred to in clause A is given to such person। अब मुझे अगर किसी पर्सन ने या फिर पुलिस ने ही ऐसी सर्च होने के बाद
लिस्ट लाके दे दी कि मैम ये चीजें यहाँ पे आपकी सराउंडिंग्स में फाउंड आउट हुई है, मतलब कि दैट पर्टिकुलर प्लेस इज यूज्ड फॉर ब्रोथल, बराबर। अब बोला कि जो पर्सन, इफ सच पर्सन इज कन्विक्टेड, जिस जगह पर ऐसा ब्रोथल हो रहा था उस पर्सन का, चाहे उस जगह का ओनर हो गया, टेनेंट हो गया है, ये पर्सन क्या हो गए, ये पर्सन कन्विक्ट हो गए, और इस पर्सन के साथ किसी ने भी लीज या एग्रीमेंट कर रखा है। मान लो हमारे पड़ोस के घर में अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा था और वहां पे रह रहे किराएदार ने कोई लीज या एग्रीमेंट कर रखा था उनके साथ, कब, जब ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कौन सा, प्रोस्टिट्यूशन का ऑफेंस कमिट हुआ, तो क्या माना जाएगा, वो लीज या वो एग्रीमेंट वॉइड और इनऑपरेटिव होगा। कौन से डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन से इस पर्सन का कन्विक्शन हुआ है उस दिन से उस पर्सन के मकान से रिलेटेड अगर उसने किसी के साथ भी एग्रीमेंट किया है या लीज किया है, या फिर ये टेनेंट भी हो सकता है या लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, तो इसकी लीज और एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड और इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब अगला सवाल ये आता है, जब ऐसे प्रेमाइसेस में प्रोस्टिट्यूशन का कार्य होता हुआ पकड़ा गया और वहां का ओनर या फिर टेनेंट कन्विक्ट हो गया, तो अब क्या ये बिल्डिंग आगे रेंट पे नहीं दी जा सकती क्या हम इसको लेट आउट नहीं कर सकते क्या, या कितने टाइम पीरियड के लिए नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क करके रखना, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं 1 ईयर एंड 3 ईयर का कंसेप्ट, बराबर। चलो, सेक्शन नंबर 4 कहता है लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रोस्टिट्यूट। अगर कोई प्रोस्टिट्यूट के अर्निंग पे रहता है तो वैश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करने के लिए दंड। पनिशमेंट कितना दिया है, जनरल पनिशमेंट 2 ईयर्स और 1000 रुपीज फाइन, और बोथ हो सकता है। लेकिन इफ अर्निंग रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द चाइल्ड और माइनर, कई बार हम लोग मूवीज में देखते हैं ना, एक बड़ी सी उम्र की बूढ़ी सी औरत होती है जो कि फीमेल्स को बोलती है कि जाओ, और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के काम के लिए भेज देती है, लेकिन जब वो फीमेल माइनर्स को पैसे मिलते हैं तो वो जनरली क्या करती है, उनके हाथ से झपट लेती है ना, खुद रख लेती है। मूवीज में जनरली ऐसा ही सीन होता है, हम देखते हैं कि बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। तो अगर प्रोस्टिट्यूशन की अर्निंग कोई ले रहा है तो जनरल पनिशमेंट ऊपर दिया, लेकिन अगर वो प्रोस्टिट्यूशन का कार्य चाइल्ड या माइनर से करवाया जा रहा है और उसकी अर्निंग ले रहा है तो पनिशमेंट होगा 7 इयर्स मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा, 10 इयर्स होगा। और ऐसा जनरली ऐसे एक्टिविटीज में देखने को मिलता है। दूसरा बड़ा सवाल, व्हेन अ पर्सन अबव 18 इयर्स शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन। कोई पर्सन है 18 से ऊपर है, कितना है, 18 साल से ऊपर है। अब हम कब प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये जो व्यक्ति है या ये जो महिला है या फॉर एग्जांपल कोई भी है, मेल फीमेल जो भी है, ये किसी प्रोस्टिट्यूट की अर्निंग पे रह रही है, हम ये कब प्रिज्यूम करेंगे। तो इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए कि अंडर दीज 3 सर्कमस्टांसेस वी कैन प्रिज्यूम दैट ये पर्सन इन सबकी अर्निंग पे रह रहा है। पहला बोला है, if this Mr. A is living with और habitually in company with the prostitute, उन्हीं के साथ रह रहा है, वहीं पे रह रहा है, तो माना जाएगा कि भैया वहां पे जो भी खर्चा पानी हो रहा है, खाना पीना रहना धोना नहाना, ये सब आप किनके खर्चों पे कर रहे हो, हमारे प्रोस्टिट्यूट्स के लिविंग पे आप रह रहे हैं। सेकंड सिचुएशन बोला, इफ ही एक्सरसाइज कंट्रोल डायरेक्शन इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोस्टिट्यूट्स, मतलब उनके इशारों पे प्रोस्टिट्यूट्स चल रही है कि आपको यहाँ जाना है, इसके साथ जाना है, इतना पैसा लेना है, नहीं जाना है, यू आर कंट्रोलिंग, यू आर गिविंग द डायरेक्शंस टू दैट पर्सन, तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू आर लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोस्टिट्यूट। थर्ड बोला है, एक्टिंग एज अ टाउट और अ पिम्प ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोस्टिट्यूट। आप क्या बिहेव कर रहे हो, आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप दलाल हो। एक्टिंग एज अ टाउट और अ पिम्प, इसका मतलब क्या होता है, दलाल होते हैं ना, ब्रोकर्स कैसे होते हैं वैसे। तो अगर आप एज अ ब्रोकर बिहेव कर रहे हो, मतलब यू आर एक्चुअली एग्रीइंग विद द क्लाइंट्स कि हाँ ठीक है ये फीमेल आपके साथ आ जाएगी, ये फीमेल आ जाएगी, तो ये क्या होती है, दलाली चीज होती है, ब्रोकर टाइप का काम कर रहे हो आप। यू आर influencing the particular client by providing the prostitutes on behalf of the prostitutes. Prostitutes को यहाँ पे खुद के कंसेंट के साथ नहीं जाने दिया जा रहा है, you are actually deciding that what has to be done and by whom has to be done the work, बराबर। सो इन 3 चीजों में अगर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है किसी भी रूप में, माना जाएगा कि ये पर्सन इन प्रोस्टिट्यूट्स के अर्निंग पे रह रहा है, उनकी कमाई खा पी रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, बराबर है। जनरल रूल 2 ईयर और 1000 रुपीज फाइन, लेकिन अगर वो प्रोस्टिट्यूट माइनर है या चाइल्ड है, 7 इयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 10 इयर्स है। सेक्शन नंबर 5, जनरली देखते हैं हम सोसाइटी में, कोई बच्चे को भगा लिया, बच्चा जो भी है उसको उठा के लेके चले गए ताकि ट्रैफिकिंग हो सके, उसको प्रोस्टिट्यूशन वर्क के लिए यूज कर सके। तो अगर कोई प्रोक्योर करता है या इंड्यूस करता है या टेक अवे करता है ऐसे पर्सन को,
किस पर्पस के लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो फिर पनिशमेंट कितनी होने वाली है? देखो, अब ये हमें चार मतलब समझने, अलग अलग तरीके से आप किसी पर्सन को उठा के लेके आ रहे हो, जहां पे सबसे पहले है कोई भी पर्सन। अब सी, एनी पर्सन मींस मेल और फीमेल। अगर कोई लड़का या लड़की, किसी भी लड़का या लड़की को उठा के लेके आ रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, सेक्शन नंबर 5 जाएगा। इट सेज इफ एनी पर्सन प्रोक्योर्स, किसको प्रोक्योर कर रहा है? एनी पर्सन विद और विदाउट कंसेंट फॉर प्रोस्टिट्यूशन, विद और विदाउट कंसेंट फॉर प्रोस्टिट्यूशन, बराबर सेक्शन नंबर 5। ओके ओके, क्लियर। सेकेंड पॉइंट बोला है, अगर वो उसको इंड्यूस कर रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है, वैसे इंड्यूस थोड़ा जबरदस्ती का मामला हो जाता है। पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस और फ्रॉम एनी प्लेस फॉर प्रोस्टिट्यूशन, कि अपने घर से उसको कहीं और लेके जा रहे हो ताकि प्रोस्टिट्यूशन का कार्य उस पर्सन से करवाया जा सके। थर्ड बोला है दैट यू आर टेकिंग अवे और यू आर अटेम्प्टिंग टू टेक अवे और यू आर कॉजिंग दैट पर्सन टू टेक अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द प्रोस्टिट्यूशन। या तो आपने अटेम्प्ट किया, या आप लेके चले गए, या आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं या आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 5 में पनिशमेंट मिलेगी। फोर्थ बोला है इफ दैट पर्सन कॉजेज और इंड्यूसेस अ पर्सन टू कैरी प्रोस्टिट्यूशन, मतलब आप किसी को बहला फुसला रहे हो कि प्रोस्टिट्यूशन का ये कार्य आप कर सकते हैं। सी, यहाँ पे आप कहीं प्लेस से लेके नहीं गए हो, बट आप एक्चुअली उसके ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ रहे हो। आप कह सकती हूँ मैं एक तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना, समझा रहे हो कि इस तरीके से भी कार्य किया जा सकता है। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, है ना। कई बार होता है कि आप जब वो शब्द चाहिए होता है तो आपको शब्द नहीं मिलता है, ठीक है। सो पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट कितनी मिलेगी इन चारों ही केसेस में? मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 7 years एंड 2000 रुपीज फाइन, बराबर है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है सेक्शन नंबर 5 में ही। हमने सेक्शन नंबर 5 में क्या बोला कि आप किसी को उठा के लेके आ रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, कॉज कर रहे हो, ताकि उसे प्रोस्टिट्यूशन का काम आप करवा सके। लेकिन अगर जो सेक्शन नंबर 5 में ऑफेंस दे रखा है वो आपने कमिट किया, किसके अगेंस्ट कमिट किया? अगर वो आपने कमिट किया ऐसे विक्टिम के अगेंस्ट जो कि चाइल्ड है या फिर माइनर है, चाइल्ड 2AA, माइनर 2CB। माइनर कौन होता है? जो बिलो 16 years नहीं है, दैट इज अबव 16 years है बट बिलो 18 years है। एंड चाइल्ड कौन होता है? जो कि बिलो 16 years है। अगर चाइल्ड को उठा के लेके आए तो भैया पनिशमेंट कितनी मिलने वाली है? मिनिमम 7 years, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर माइनर को उठा के लेके आया है, इंड्यूस किया है, तो मिनिमम पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 7 years मिलेगी, मैक्सिमम 14 years मिलेगी। अब सेक्शन नंबर 5 की जो पनिशमेंट है वो कहां कंडक्ट करेंगे? क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 5 में क्या बोला, अगर एक पर्सन कोई दूसरे पर्सन को, दैट इज माइनर हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, कोई भी पर्सन को प्रोस्टिट्यूशन के वर्क के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, तो ट्रायल कहां कंडक्ट होगी? बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन बदल रहा है ना, तो ज्यूरिसडिक्शन 2 जगह पे हो सकता है। पहला, इन प्लेस फ्रॉम विच, जहां से लेके आए हो, फ्रॉम विच प्लेस द पर्सन इज प्रोक्योर्ड और इंड्यूस्ड। और दूसरा, द प्लेस टू विच ही और शी मे हैव गॉन ड्यू टू इंड्यूसमेंट। उस पर्सन को इंड्यूस करके अब कहां लेके आए हो वहां पे हो सकता है। तो एग्जैक्टली फ्रॉम विच प्लेस, जहां से आपने उस बच्चे को उठाया, और दूसरा प्लेस जहां पर आप उस पर्सन को इंड्यूस करके लेके आए, दोनों में से कहीं पर भी ट्रायल कंडक्ट हो सकती है अंडर योर सेक्शन नंबर 5। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 6, जो कह रहा है डिटेनिंग अ पर्सन इन प्रीमाइसेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज कैरीड। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति से प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन उस पर्सन को वहीं पर डिटेन कर लेते हैं, मतलब उस पर्सन को वहां से बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं, वहीं पर उस पर्सन ने रहना है, वही कार्य करना है, और उसकी अर्निंग पे जनरली उनका मालिक रहता है। सो अगर आपने उस पर्सन को डिटेन कर लिया ऐसी प्रीमाइसेस में जहां पर प्रोस्टिट्यूशन का कार्य हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या तो उसकी कंसेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। आपने जरूरी है कि सेक्शन नंबर 6 में डिटेन करना चाहिए, ओनली देन पनिशमेंट अंडर सेक्शन नंबर 6 कैन बी गिवन। अब डिटेंशन कहां होगा? 2 जगह हो सकता है, या तो ब्रॉथल में होगा या ऐसी कोई प्लेस होगी जिसको कि हमारा इंटेंशन है इस पर्पस के लिए यूज करने के लिए कि वहां पे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया जा सके उस पर्सन का किसी और पर्सन के साथ जो कि उसका स्पाउस नहीं है, जो कि उसका स्पाउस नहीं है। ये एक पर्सन था, ये उठा के लाया एक फीमेल को उठा के लेके आया एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस पे,
एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस पे, सो दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी कंडक्टेड बाय दिस फीमेल विद एनी अदर पर्सन जो कि इसका स्पाउस नहीं है, और यहाँ पे डिटेन करके रखा है, बंद करके रखा है, सेक्शन नंबर 6 विल अप्लाई। बराबर है ये चीज। नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर इफ द पर्सन फाउंड विद द चाइल्ड इन ब्रॉथल, अगर वहां पे बच्चा फाइंड आउट हुआ, यहाँ पे तो आपने क्या किया, किसी पर्सन को भी डिटेन कर लिया, मेल फीमेल कोई भी, किसी को भी डिटेन कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन अब वहां पर डिटेंशन के वक्त वहां कोई बच्चा मिला, तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि सेक्शन नंबर 6(1) का ऑफेंस उसके साथ हुआ है, ये वाला ऑफेंस इसके साथ हुआ है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा। एंड अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त, on medical examination it is found कि yes the person has been sexually abused, तो क्या माना जाएगा कि उस चाइल्ड को भी आपने डिटेन करके रखा था फॉर प्रोसिक्यूशन। मान लो किसी माँ को उठा के लेके, उसके साथ बच्चा भी था, बच्चे को भी लेके आ गए। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर पता चला कि उस माँ के साथ जो बच्ची थी, छोटी बच्ची, उसके साथ भी क्या हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो ये माना जाएगा कि आपने उस बच्ची को भी उस पर्पस के लिए उठाया था कि आप प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करवाएंगे उससे, और उसको वहां डिटेन किया। या फिर ये माना जाएगा कि सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड फॉर द कमर्शियल पर्पस, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो बच्ची वहां फाउंड हुई है उसको भी आपने कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट किया है। बराबर है क्या चीज? ठीक है। अच्छा, अगर आपने ऐसे पर्सन को विद या विदाउट कंसेंट डिटेन करके रखा, मिनिमम पनिशमेंट कितनी है? 7 years। मैक्सिमम कितनी है? लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, या 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। बराबर। किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 6 समझने में? सेक्शन नंबर 6 लंबा चौड़ा सेक्शन है, लेकिन आपको कुछ लिमिटेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। बराबर। चलो आगे चलेंगे, जहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है, दैट व्हेन अ पर्सन शैल बी प्रिज्यूम टू डिटेन अ वुमेन और अ गर्ल। कब हम मान लेंगे कि भैया तुमने जो है इस वुमेन को डिटेन करके रखा। देखो कई बार क्या होता है, मान लो हमारे घर में से कोई महिला थी, है ना, कोई भी हमारी, या फीमेल कोई फ्रेंड है, वो अपने घर से निकली, बोला कि मैं शॉप वाले के यहाँ जा रही हूँ, किराने वाले के यहाँ जा रही हूँ, सामान लेके आती हूँ। लेकिन पता चला उस किराए वाला नहीं, किराने के दुकान के ओनर ने उसको वहां डिटेन करके रख लिया। किस पर्पस के लिए? सेक्शन नंबर 6 के पर्पस के लिए। अब हम कब मानेंगे कि हाँ तुमने सेक्शन नंबर 6 के पर्पस के लिए ही डिटेन किया था, कि तुम उससे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाना चाहते थे, इसीलिए तुमने डिटेन किया? हम ऐसा कब मानेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो वो ओनर क्या बोलेगा, उस किराने की शॉप वाला ओनर क्या बोलेगा, नहीं हम तो चाय पानी पिलाए थे, आराम से घर में बिठाया, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। लेकिन हम ये कब प्रिज्यूम कर लें कि ऐसी कोई वुमेन या गर्ल को सेक्शन नंबर 6 के पर्पस के लिए वहां पर डिटेन किया गया था? अगर उस पर्सन ने, जिसने वहां डिटेन किया, उसने उस महिला को, जिसको डिटेन किया है वहां पर, उसको इंड्यूस किया, कंपेल किया वहां पर रुकने के लिए। कहां पर? या तो उस ब्रॉथल में या प्रीमाइसेस में रुकने के लिए कंपेल किया फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स माना जाएगा कि दैट विमेन वाज और गर्ल वाज कंपेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 6। अब कंपल्शन देखो किस तरीके से किया जा सकता है। बाय मतलब नॉट बाय अ पर्सन, बेसिकली बाय बोल रहा है, मोड बता रहा है कि एग्जैक्टली आप उसको कैसे कंपेल कर रहे हो। कंपेल कर रहा है विद होल्डिंग हर, मतलब उसकी कोई चीज अपने पास रख रहा है। क्या चीज रख रहा है? या तो उसकी ज्वेलरी है, उसके कोई वियरिंग्स है ना, कपड़े आभूषण, ऐसा कुछ हो सकता है, वॉलेट वगैरह हो सकता है, उसकी कोई भी अपैरल है, कोई मनी है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो उस वक्त उसके पास है, तो उसको अगर वो लेके बैठ जाता है, जब्त कर लेता है अपने पास और इस तरीके से उसको कंपेल करता है, मानेंगे कि सेक्शन नंबर 6 के पर्पस के लिए उसको डिटेन किया गया है। ठीक है। अब प्रतीक जी थोड़ा ना इस एक्ट का आप एंड में अगर चार्ट बना लेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर है, कीवर्ड्स अगर हम बना लें तो हमको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमको कौन कौन से सेक्शंस कनेक्ट करने। सेशन ओवर होने के बाद शायद हम इसके कीवर्ड्स का एक चार्ट बना लेंगे। ओके। और कौन सा मोड हो सकता है? अगर उसको थ्रेटन किया, डराया धमकाया। कैसे डराया धमकाया? उसको अगर हमने डराया कि आपके अगेंस्ट हम कोई लीगल प्रोसीडिंग कर देंगे, अगर आपसे जो चीज हमने ली है वो अगर आपने लेने की कोशिश की, और किराने वाले दुकान ने क्या किया, किराने वाले दुकान के मालिक ने क्या किया, महिला आई, उसको बोला ऊपर वाले फ्लोर पे जाइए, वहां पे जाके ड्रेसेस वगैरह देख लीजिए। पता चला वहां पे आकर गेट बंद कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ डिटेनिंग हर सो दैट द प्रोस्टिट्यूशन कैन बी कैरिड। अब वहां पर अगर उसके कोई मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ले ली, मनी ले लिया, पैसा ले लिया, जो भी उसके पास था, ज्वारात वगैरह ले लिया, बोला कि अगर ये छीना झपटी किया तो आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग कंडक्ट किया जाएगा, और ये बोला जाएगा कि आप हमें डरा धमका रहे हो, आप हमारे यहाँ से पैसा वगैरह चुरा के लेके जा रहे हो। ओके। इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि उस महिला को जिसको वहां डिटेन किया गया है उसके अगेंस्ट वहां का ओनर कोई सूट फाइल ना कर दे,
सेक्शन नंबर 6 के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट दे रखा है, बोला नो सूट, कोई भी सूट ऐसी वुमेन या गर्ल के अगेंस्ट फाइल नहीं होगा जिसको कि डिटेन करके रखा गया है, जिसको कि डिटेन करके रखा गया। इस ग्राउंड पे आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते कि भैया इसने तो अपने जवाहरात मेरे पास ऑलरेडी गिरवी रखे थे, प्लेज करके रखे थे इसने तो अब मेरे पास, मैंने नहीं लिए। रिकवरी ऑफ द थिंग, कि भैया इसने, इसके पास जो चीजें हैं वो मैंने रिकवर की है क्योंकि मैं इससे पैसे मांग रहा हूं। या रिकवरी ऑफ द मनी, कि काफी टाइम से किराने का सामान लेके जा रही है, खाता खुलवा रखा है लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। सो इस ग्राउंड पे आप उस वुमेन के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते अंडर सेक्शन नंबर 6, जिसको कि आपने खुद ही डिटेन किया था सेक्शन नंबर 6 के पर्पस के लिए, दैट इज फॉर प्रोस्टिट्यूशन। बराबर है, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 6 जो कि बोलता है प्रोस्टिट्यूशन पब्लिक प्लेस में नहीं चल सकता। मतलब प्रोस्टिट्यूशन का कार्य चल तो सकता है लेकिन पब्लिक प्लेस में नहीं चल सकता है। बराबर। सो दो चीजें आपको ध्यान रखी है, प्रोस्टिट्यूशन इन विसिनिटी ऑफ द पब्लिक प्लेस। कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन से ऐसी दो प्लेसेस है जो कि सेक्शन नंबर 6 में बार्ड है? ऐसा एरिया विच इज विद इन दैट एरिया एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया ये पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्रोस्टिट्यूशन का कार्य नहीं चलेगा, बाकी इस एरिया के बाहर आप कहीं पर भी ऐसा ब्रॉथल या वैश्यगृह चला सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर ब्रॉथल रन किया गया तो भैया पनिशमेंट हो जाएगी। बराबर। और दूसरा बोला गया है अगर वो पर्टिकुलर प्लेस दैट इज ब्रॉथल इज विद इन 200 मीटर्स फ्रॉम व्हाट रिलीजियस प्लेस, कोई मंदिर के पास है, 200 मीटर में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस के पास है, होटल के पास है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, या ऐसी कोई भी प्लेस जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मजिस्ट्रेट ने नोटिफाई की है कि भैया इन जगह के 200 मीटर दूर आपको प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करना है, आप कीजिए, बट इस एरिया के या ये पर्टिकुलर प्लेसेस के 200 मीटर के अंदर अंदर आप क्या नहीं करेंगे, ऐसा प्रोस्टिट्यूशन का कार्य नहीं हो सकता है। अगर किया तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 3 मंथ्स। मैक्सिमम 3 मंथ्स की पनिशमेंट है अंडर योर सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन नंबर 7 में एक और इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जहां पे टेनेंट, लेसर, ऑक्यूपायर, ओनर, इनके अगेंस्ट कुछ ऑफेंसेस के बारे में सेक्शन नंबर 7 में बताया। सेक्शन नंबर 7 ये कहता है अगर कोई भी पर्सन, क्या है, अगर कोई भी पर्सन कीपर है, कहां का कीपर है? पब्लिक प्लेस का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप, कोई मंदिर है ना, मंदिर पब्लिक प्लेस होती है, पंडित जी हैं वहां के, अगर वो पब्लिक प्लेस है और वहां का कीपर अलाउ कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वहां के ट्रेड के लिए, या फिर वहां पे उनको रहने के लिए अलाउ कर रहा है, या ऐसा टेनेंट है या लेसी है या ऑक्यूपायर है जो कि अपने उस पर्टिकुलर जगह पे जहां का वो टेनेंट है वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का कार्य परमिट कर रहा है, या ऐसा ओनर या लेसर या लैंडलॉर्ड है जो कि अपने एरिया में, अपनी बिल्डिंग में प्रोस्टिट्यूशन के लिए परमिट कर रहा है, इन सबको पनिशमेंट मिलेगी। जहां फर्स्ट कन्विक्शन के लिए उनको 3 मंथ्स और 200 रुपीज फाइन हो सकता है, और सेकंड कन्विक्शन के लिए 6 मंथ्स एंड 200 रुपीज फाइन है। ठीक है, लेट मी चेक इट, 2000 तो नहीं है, सेक्शन नंबर 7। ओके, फर्स्ट कन्विक्शन may extend to 3 months or fine which may extend to 200 or both, and in conviction of imprisonment for a term which may extend to 6 months and fine which may extend to 200। बराबर। So it is 200, यहां पर भी 200 और यहां पर भी 200 है। अब ये चीज है कि ये तो हमने बेसिकली कौन कौन सी जगह बताई है, इसमें 2 बता दी। एक तो आपकी खुद की प्राइवेट प्लेस हो सकती है, दूसरा अगर आप पब्लिक प्लेस के कीपर हो, दोनों में से किसी भी जगह पे आपने क्या किया, ऐसी प्रोस्टिट्यूशन के कार्य को करने के लिए अलाउ किया, तो आपको सेक्शन नंबर 7 में पनिशमेंट होने वाली। लेकिन अगर वो प्रीमाइसेस होटल है, होटल में प्रोस्टिट्यूशन का कार्य अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको, आपने देखा होगा कई बार होटल्स में रेड पड़ती है। बराबर। अगर वो प्रीमाइसेस होटल है जहां पे प्रोस्टिट्यूशन का कार्य हो रहा है, तो उस होटल का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। कैंसिल होता है, सॉरी, अगर उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा तो कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकता है? मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 1 ईयर के लिए सस्पेंड हो सकता है। और दूसरा बोला है कि अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो लाइसेंस कैंसिल होने का ग्राउंड क्या है? लाइसेंस कैंसिल होने का ग्राउंड ये है कि अगर वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का कार्य होटल में किसके अगेंस्ट हुआ है? चाइल्ड या माइनर के अगेंस्ट हुआ है।
चाइल्ड या माइनर के अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है सेक्शन नंबर 7 में, और प्रीमाइसेस कौन सी है, होटल है, तो लाइसेंस कैंसिल ही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, लाइसेंस कैंसिल का टाइम पीरियड, अरे कैंसिल होता है तो फॉर एवर के लिए होता है ना, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थोड़ी होता है, फॉर एवर के लिए फिनिश हो चुका है, वापस उस होटल को लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन सस्पेंड कब होगा, अगर वो चाइल्ड या माइनर नहीं है, मतलब मेजर है, मेजर के साथ प्रोस्टिट्यूशन का कार्य होटल में कैरी कर रहे हैं, तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है अंकिता जी, वेलकम टू द क्लास। बराबर, चलो आगे चलेंगे, पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 8 जो कि बोलता है सिड्यूसिंग और सॉलिसिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। कई बार होता है ना ऐसा, हम देखते हैं मूवीज वगैरह में। बेसिकली क्या है, कोई भी अगर पब्लिक प्लेस में कुछ ऐसे मैनर से क्या करे, ऐसे कोई वर्ड्स बनाए, जेस्चर्स, वर्ड्स बोले, जेस्चर्स करे, या विलफुली खुद को एक्सपोज करे। नाउ वी ऑल नो कि अगर ऐसा कोई एरिया है तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग सेंस दे हैव और व्हाट आर द बेसिक जेस्चर्स, या उनका वॉक कैसा होगा, टॉक कैसा होगा, या उनका अपीयरेंस कैसा होगा। वो इतना ज्यादा अपीलिंग होता है कि किसी भी पर्सन को सिड्यूस करने के लिए अंडर सेक्शन 8 आपने ऐसा प्रयास किया तो पनिशमेंट होगी सेक्शन नंबर 8 में। लेकिन मैनर क्या है ये देखो, या तो जो तरीका आपने अपनाया है या तो वो देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, कोई सीटी मार के बुला रहा है, कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है ना। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द बिल्डिंग और हाउस, कोई भी बिल्डिंग या घर पर खड़े खड़े, छत पर भी खड़े खड़े किसी ने किसी को ऐसा क्या किया, आवाज लगाया, सीटी मारा, इशारा किया। अब इन्होंने तरीके भी अच्छे से बताए हैं। पहला बोला अगर ऐसा कोई वर्ड्स बोले, अगर ऐसे ओके अंकिता जी, चलो अगर ऐसे कोई वर्ड्स बोले, या अगर ऐसा कोई जेस्चर किया, या विलफुल एक्सपोजर किया, विलफुली एक्सपोजिंग द बॉडी और डूइंग एनी सच थिंग, है ना, टू अटेम्प्ट और अट्रैक्ट एनी पर्सन फॉर द प्रोस्टिट्यूशन, कि भैया ऐसा प्रोस्टिट्यूशन का कार्य के लिए किसी पर्सन को अट्रैक्ट किया जा रहा है सेक्शन नंबर 8 में, जो पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और दूसरा क्या बोला है कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सॉलिटिसाइज कर रहे हो, मोलेस्ट कर रहे हो एक पर्सन को, या लॉइटर कर रहे हो। लॉइटर मतलब उसके आसपास इर्द गिर्द घूमे जा रहे हो, बेचारा जा रहा था अपनी बाइक वगैरह पे, लेकिन नहीं, उसकी बाइक रुकवा के उसके आसपास घूमे जा रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, मोलेस्ट कर रहे हो जबरदस्ती, कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। उसको सिड्यूस किया जा रहा है, किस लिए, उससे हो क्या रहा है, टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, बाइक के सामने आके खड़ी होगी, नहीं जाने दे रही। दूसरा मतलब कोई भी अगर पर्टिकुलर पर्सन है, मेल है या फीमेल है, उसको नहीं जाने दे रहा। दूसरा क्या बोला है, अनॉय कर रहे हो आप उसको, या फिर ऐसा ऑफेंस जो कि पब्लिकली बहुत ज्यादा डिसेंट है देखने को, इट इज नॉट डिसेंट, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट डिग्निफाइड। अगर कोई भी पब्लिक में ऐसा एक्ट करेगा तो इनडिसेंट उसको माना जाता है। उस तरीके से आप किसी को अपील कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन नंबर 8, पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट कितनी है, फर्स्ट कन्विक्शन पे 6 months और 500 रुपीज फाइन, और बोथ हो सकती है। दूसरे में कितना है पनिशमेंट, 1 year एंड 500 रुपीज फाइन हो सकता है। बराबर है क्या चीज, पनिशमेंट फर्स्ट टाइम पे 6 months और 500, सेकेंड बार अगर किया है तो 1 year एंड 500 रुपीज फाइन है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है सेक्शन नंबर 9 में, अगर सिडक्शन किया आपने पर्सन इन कस्टडी, यहां पे 8 और 9 में फर्क क्या है, 8 और 9 में फर्क ये है, 8 में सिडक्शन हो रहा है पब्लिक प्लेस पे, 9 में हो रहा है कस्टडी में। 9 में सिडक्शन कहां हो रहा है, कस्टडी में सिडक्शन हो रहा है। कर कौन रहा है, ऐसा पर्सन जिसकी कस्टडी में कोई पर्सन है, या उसके चार्ज में वो पर्सन है, या वो इन पोजीशन अथॉरिटी है। बुआ, मामा, ननियाल गया कोई बच्चा, है ना, उसको कोई सिड्यूस कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। अब बड़े लोग हैं, है ना, मतलब बड़े लोग इन द सेंस रिश्ते में या उम्र में बड़े हैं, कोई छोटा बच्चा है, बच्ची है, तो पनिशमेंट कितने मिलने वाला है, मिनिमम 7 years, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, और 10 years एंड फाइन इज गोइंग टू बी द पनिशमेंट। ठीक है, थैंक यू प्रिया जी, बहुत दिनों से सर्च कर रहे थे आप। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ YouTube पे क्या लिख के सर्च कर रहे थे, ऑनेस्टली बताना ना। शिवानी सोलंकी मैम लिख रहे थे, एग्जैक्टली क्या लिख के सर्च कर रहे, तो मेरे को पता चले कि आपने क्या लिखा और क्या लिखने पे मैं आपको ना मिल पाई। ओके, चलो सेक्शन नंबर 9 के बाद पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10, मैंने बोला सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12 हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिपील हो गए, हमको नहीं पढ़ना है। 2 सेक्शंस हम नहीं पढ़ने वाले हैं, एक तो है आपका सेक्शन नंबर 10, एक तो है सेक्शन नंबर 10 और एक है सेक्शन नंबर 12। बराबर है क्या, सेक्शन नंबर 10A हमको पढ़ना पड़ेगा। ओके, 10 क्या हो गया है, रिपील हो गया है, किस वजह से, रिपील्ड बाय सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स। बेसिकली सेक्शन नंबर 10 ये बोलता था रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। सो सेक्शन नंबर 10 को हमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा।
बराबर, जो कि अब हमें नहीं पढ़ना क्योंकि वो रिपील हो गया है। और सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इन दोनों को ही क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। सो वी विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 10 है, जो कि बोलता है डिटेंशन इन करेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। क्या हम पर्सन को करेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में डिटेन कर सकते हैं क्या? तीन चीजें हम साथ में पढ़ के आए थे, करेक्टिव इंस्टीट्यूशन पढ़ के आए थे, प्रोस्टिट्यूशन पढ़ के आए थे, और क्या पढ़ के आए थे, एक चीज और पढ़ के आए थे, फटाफट बताओ। प्रोटेक्टिव होम पढ़ के आए थे, बराबर। तो सेक्शन नंबर 10 ए ये बोलता है कि अगर कोई करेक्टिव होम में ऐसी कोई फीमेल है जो कि गिल्टी है सेक्शन नंबर 7 या 8 में, 7 और 8 दोनों में क्या दे रखा है, 7 में हम पढ़ के आए थे, 7 में हमने ये पढ़ा था कि भैया आप पब्लिक प्लेस के विसिनिटी में ऐसा कोई प्रोस्टिट्यूशन का कार्य कर रहे हैं, और 8 में हमने क्या पढ़ा था, सिड्यूस किया जा रहा है किसी पर्सन को, और वो ऑफेंस किसने किया है, फीमेल ने किया है। या फिर साथ ही साथ क्या है, कैरेक्टर एंड द स्टेट ऑफ द हेल्थ और द मेंटल कंडीशन ऑफ सच एन ऑफेंडर, ऑफेंडर जो कि सेक्शन नंबर 7 या 8 में जिसने पनिशमेंट, जिसने ऑफेंस किया है, ऐसी फीमेल जिसने सेक्शन नंबर 7 या सेक्शन नंबर 8 में ऑफेंस किया है, जिसका कैरेक्टर, स्टेट ऑफ हेल्थ या मेंटल कंडीशन ऐसी है कि अब वो देख के लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसको डिसिप्लिन और करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बहुत जो है कह सकते हैं कि सिचुएशन उसकी खराब है, कि हालात की वजह से शी कुड नॉट बी अ विमेन ऑफ गुड कैरेक्टर, या उसका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, ठीक है, और उसको डिसिप्लिन या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम उसको करेक्टिव इंस्टीट्यूट में भेजेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो ऑफेंडर ऐसा है कि उसको डिसिप्लिन और करेक्शन की जरूरत है, तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगी ही, मिनिमम कितनी मिलेगी, 2 इयर्स मिलेगी और मैक्सिमम 5 इयर्स की मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, इनको जेल नहीं भेजा जाता, इनको कहां भेजा जाता है, करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है, करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है। अब करेक्टिव इंस्टीट्यूशन क्या है, ऐसी प्लेस जहां पे पर्सन इज इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, और दूसरा क्या है, शेल्टर होम, जहां पे हम अंडर ट्रायल्स को रखते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम करेक्टिव होम में भेज सकते हैं जिसने 7 और 8 में ऑफेंस किया है। अब जब भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है, कैसा ऑर्डर, उस फीमेल को करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में भेजने के लिए कि जाओ आप सुधर के आइए, जब भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है, तो कोर्ट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा ऑफेंडर को बराबर नेचुरल जस्टिस का फायदा दिया जाएगा, जहां पे उनको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा दैट व्हाई दे हैव बीन इंडल्जिंग इनटू सच एक्टिविटीज, या कौन सी सिचुएशन की वजह से वो खुद को सुधार नहीं पा रहे हैं। दूसरा चीज, कोर्ट यहाँ पे कंसिडर करेगा प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट। यस, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट, हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, और जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट कहां लेते हैं, सेक्शन नंबर 4 में लेते हैं। और सेक्शन नंबर 4 में हम किस चीज के लिए छोड़ रहे हैं, एडमोनिशन के लिए नहीं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑन गुड कंडक्ट हम उसको रिलीज कर रहे हैं। एडमोनिशन पे 3 में रिलीज करते हैं, गुड कंडक्ट पे हम 4 में रिलीज करते हैं, जहां पे कोर्ट पहले कंसिडर करता है कि उसकी प्रोबेशन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, प्रोबेशन ऑफिसर सबमिट करता है, और वो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ऐसा कहता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का सेक्शन नंबर 7, बराबर है। यस प्रतीक जी, सेक्शन नंबर 4 के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो ऐसा ऑर्डर पास करते हुए उनको रिपोर्ट भी कंसिडर करनी है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करनी है, वो रिकॉर्ड को कंसिडर करेंगे, जो कि जिससे कि वो खुद को सेटिस्फाई कर सके कि भैया उस ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है, स्टेट ऑफ हेल्थ कैसा है, मेंटल कंडीशन कैसा है उस पर्सन का एग्जैक्टली, बराबर। वेरी गुड हिमाली जी, 4 और 6 है ना, क्लियर, गुड। अब देखो, जो ये ऑर्डर पारित किया सेक्शन नंबर 10A में कि भैया इस पर्टिकुलर वुमेन को जिसने 4, 7 और 8 में ऑफेंस किया है, इसको करेक्टिव होम में भेजिए, इसकी अपील, इसकी रेफरेंस और इसका रिवीजन अगर करना है आपको, या वो अपील, रिवीजन, रिव्यू करते वक्त आपके ऊपर कितना टाइम पीरियड का लिमिटेशन होना चाहिए, तो वो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और अगर ऐसे ऑर्डर का हमको अपील करना है, रेफरेंस करना है, रिवीजन करना है, तो यहाँ पे सीआरपीसी अप्लाई हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इस एक्ट में रिवीजन, अपील, रिव्यू का प्रावधान नहीं दिया है। क्लियरली उन्होंने क्या बोला है, रेफर योर सीआरपीसी, एंड लिमिटेशन देखने के लिए लिमिटेशन एक्ट को आप रेफर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे लगभग ऑफेंसेस खत्म होते हैं, क्योंकि अब हमें पनिशमेंट नहीं देखने को मिलेगी, अब हमें पनिशमेंट देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली अब मेजर ऑफेंसेस खत्म हो गए, मेजर ऑफेंसेस से आगे हमें कुछ देखना है। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है, नोटिफिकेशन ऑफ एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है, फटाफट से बताओ लाइव चैट में,
और स्टूडेंट्स बताएंगे किसमें, जो बाद में देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में। सीआरपीसी में वी हैव अ सेक्शन जहां पे कंपल्शन है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर को बोला जाएगा कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू हैव टू नोटिफाई योर एड्रेस। अगर कोई भी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, अच्छे से सुनना, अगर कोई भी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, अब किसके अंडर कन्विक्ट किया गया है, पहला, अगर इंडिया में किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया सेक्शन नंबर 363, 365 टू 368, 370, 373, किससे डील करते हैं ये सब, किडनैपिंग अबडक्शन से रिलेटेड है ये सारे सेक्शंस। अगर इंडिया के किसी भी कोर्ट ने आईपीसी के ऑफेंसेस में उस पर्सन को कन्विक्ट किया और पनिशमेंट मिली 2 साल या 2 साल से ऊपर, या फिर कोई ऐसा कोर्ट है जो कि इंडिया के बाहर है, ऐसा कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑफ अदर कंट्री जिन्होंने उस पर्सन को भी पनिशमेंट इन्हीं सेक्शंस में दी है, मतलब इससे मिलते जुलते सेक्शन अगर उस कंट्री में है, उन्होंने वहां पर पनिशमेंट दी है, या इंडिया में इन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर उस पर्सन को पनिशमेंट मिली है, तो फिर क्या होगा, विद इन 5 years आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, मतलब यहाँ की सजा और यहाँ की सजा भुगत ली है उस पर्सन ने, और जब वो बाहर आ जाता है तो बाहर आने के 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर अगर वो वापस से कन्विक्ट हो जाता है, इफ ही इज अगेन कन्विक्टेड आइदर अंडर योर दिस एक्ट, दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, या फिर 2 साल से ज्यादा तक के लिए किसी ऑफेंस के लिए पनिश हो रहे हैं, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है, उसको रिलीज करते वक्त ये ऑर्डर कर सकता है कि मैक्सिमम 5 साल तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे एड्रेस को नोटिफाई करना पड़ेगा। एक बार हम सेक्शन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्या हुआ प्रतीक जी, बताओ सेक्शन नंबर 6 में क्या, अच्छा सेक्शन नंबर 6 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की बात कर रहे हो आप, 21 ईयर्स का कंसेप्ट, दैट इज अगर पर्सन 21 ईयर से बिलो है तो कोर्ट शैल satisfy itself that why that particular person is not entitled to get the benefit of section number 3 and 4, ऐसा कहना चाह रहे हो, am I right? एक कंपल्शन है कोर्ट के ऊपर कि वो उसको तब तक सजा नहीं दे सकते जब तक कि खुद को वो सेटिस्फाई नहीं कर ले, ओके। अब देखो, सो सेक्शन नंबर 11 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इज विद इन, अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड, और दूसरे पॉइंट में बोला है हैव बीन पनिश्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर द अफोरसेड सेक्शंस विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ लाइक टर्म इज विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जैसे ही प्रिजन से छूटा उसके 5 साल के अंदर अंदर अगेन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल, वापस से उसकी कन्विक्शन हो चुकी है किसी भी ऑफेंस के लिए, या तो अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ दो सेक्शन विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स बाय कोर्ट, या फिर किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि पनिशमेंट उसको दे रहा है 2 साल या 2 साल से अबव के लिए एट द टाइम ऑफ पासिंग द इम्प्रिजनमेंट। तो जो कोर्ट अब इसके दूसरे बार कन्विक्शन के टाइम पे जो कोर्ट उसको सेंटेंस दे रहा है वो क्या कर सकता है, ऑल्सो ऑर्डर दैट his residence and any change or absence from such residence after the release be notified according to the rules made under your section number 23 for a period not exceeding 5 years from the date of expiry of the sentence। अच्छे से समझ आया क्या कहना चाह रहा है, वेरी गुड खुशबू जी, सुनो अच्छे से। जब दूसरी बार उसका यहाँ पे कन्विक्शन हो चुका है, तो जब दूसरी बार कन्विक्शन की पूरी सजा भुगतने के बाद जब उसको रिलीज किया जा रहा है, तो ये कोर्ट जिसने दूसरी बार सजा दी है वो उसको नोटिफाई कर सकते हैं कि भैया जब तुम रिलीज हो रहे हो, मतलब आज रिलीज हो रहे हो, तो अगले 5 साल तक के लिए तुमको अपना एड्रेस नोटिफाई करना है, कोई भी चेंज हो रहा है तो नोटिफाई करना है, तुम वहां प्रेजेंट हो, तुम वहां एब्सेंट हो, तुमको नोटिफाई करना है। किस दिन से, जिस दिन से तुमने दूसरा ऑफेंस किया, उस दूसरे ऑफेंस का सेंटेंस एक्सपायर हो गया, मतलब दूसरी बार, दूसरी दफा जब जेल से ये व्यक्ति बाहर आ रहा है, उसके बाद 5 साल तक उस व्यक्ति को क्या करना है, अपना एड्रेस नोटिफाई करना है। ओके, क्लियर है, बराबर। देखो एक बार कमेंट कर दोगे इट विल बी सफिशिएंट, बार बार कमेंट करने से ऐसा नहीं है ना कि मैम ज्यादा देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से जवाब दे देगी। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कमेंट ओनली वंस और ट्वाइस, है ना। आपके चक्कर में क्या होगा कि इंपॉर्टेंट स्टूडेंट का डाउट चला जाएगा, मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, वो अपना कमेंट नहीं डाल पाएंगे। चलो आगे चलेंगे। मैम सेक्शन नंबर 12, आई टोल्ड यू सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 12 क्या हो गए हैं, रिपील हो गए हैं, बराबर। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 13, अब आती है यहाँ पे कुछ बॉडीज, 2 बॉडीज के बारे में हमको पढ़ना है। सेक्शन नंबर
13 स्पेसिफिकली आपके बॉडी से डील करते हैं, 14 से हम डील करेंगे कुछ प्रोसीजर को, ऑफेंसेस का टाइप क्या है, नेचर क्या है। सो सेक्शन नंबर 13 से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यहाँ पे होने वाले हैं। क्या होंगे? स्पेशल पुलिस ऑफिसर इस एक्ट के पर्पस के लिए होने वाले हैं, इस एक्ट के पर्पस के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होने वाले हैं। दूसरा इन्होंने बोला एडवाइजरी बॉडीज यहाँ पे रहने वाली हैं। एडवाइजरी बॉडी एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये किसी को एडवाइस करने के लिए बने हैं। किसको एडवाइस करेंगे उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस एक्ट में जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं कौन अपॉइंट कर रहा है इनको, क्यों अपॉइंट किया जा रहा है और एग्जैक्टली इनका कार्य क्या है। तो पहला बोला है इनका अपॉइंटमेंट किस लिए हो रहा है। पहला क्या पॉइंट बोला है? पहला पॉइंट ये बोला है कि इनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। फॉर ईच एरिया, हर एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो कि होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। मतलब वो कम से कम पुलिस इंस्पेक्टर होने ही चाहिए, तो उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर हम बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। दूसरा पॉइंट बोला है मैजिस्ट्रेट कैन कॉन्फर द पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पावर्स मैजिस्ट्रेट किसको दे सकता है? रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं या फिर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जब ये रिटायर हुए थे तो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं थे। मतलब अगर एक पुलिस ऑफिसर एज अ इंस्पेक्टर रिटायर होता है या इंस्पेक्टर की रैंक से अबव रिटायर होता है तो उस पर्सन को आफ्टर रिटायरमेंट मैजिस्ट्रेट इस एक्ट के पर्पस के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मिलिट्री ऑफिसर जब रिटायर हुए तो क्या नहीं है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ द कमीशन्ड ऑफिसर। कोई कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक से बिलो अगर नहीं है वो मिलिट्री ऑफिसर अपने रिटायरमेंट के वक्त, तो उनको मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? स्पेशल पुलिस ऑफिसर की पावर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बोला है कि जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है ही शैल बी असिस्टेड बाय, इनको कोई असिस्ट करेगा। कौन असिस्ट कर सकता है इनको? सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स। अब ये सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर नॉर्मल पुलिस ऑफिसर, ये कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस एक्ट के पर्पस के लिए है। अब इसमें जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स होंगे जो कि एसपीओ को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे, उसमें विमेन पुलिस ऑफिसर भी हो सकती है। और एक प्रावधान दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इट कैन अपॉइंट पुलिस ऑफिसर्स एज ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर्स। तो इसमें दो तरीके के पुलिस ऑफिसर पढ़े हैं हमने सेक्शन नंबर 13 में, दैट इज एसपीओ एंड टीपीओ। एसपीओ है स्पेशल पुलिस ऑफिसर और टीपीओ है ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर। ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। प्री में सवाल आएगा, ध्यान रखना। तो जब ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर को हम अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों अपॉइंट कर रहे हैं? फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन मोर देन वन स्टेट। राजस्थान और गुजरात दोनों में अगर एक कोई आप कह सकते हैं कि ऑफेंस हुआ है रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन, या फिर राजस्थान से बच्ची को उठा के गुजरात लेके गए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे दोनों स्टेट्स में। बराबर है ये चीज? क्लियर? आती हूं मैं आपके सबके डाउट्स पे आती होगी। नेक्स्ट इज एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, क्योंकि जब एसपीओ भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो एडवाइजरी बॉडी भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो एसपीओज हैं उनको क्या करे? उनको ये एडवाइजरी बॉडी हेल्प आउट करे। मे एसोसिएट एसपीओ विद नॉन ऑफिशियल एडवाइजरी बॉडी। नॉन ऑफिशियल एडवाइजरी बॉडी उनको असिस्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे इस एक्ट के कार्य को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। द लास्ट पॉइंट इज कि ये एडवाइजरी बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है? कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है? 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स होंगे यहाँ पे, जिसमें से कुछ विमेन सोशल वेलफेयर वर्कर्स भी रहने वाली हैं। This is your special police officer as well as your advisory body. Now we will move on to section number 14 जो कि कहता है offenses to be cognizable. Yes. Local law देखते हैं हिमांशु जी. Since I do not hold any expertise, so I will not give you any commitment right now. दूसरा, थोड़ा हंस ले. मैम क्लैट कब आएगा प्लीज बता दो. ठीक है, मैम क्लैट कब आएगा? देखो, क्लैट की तैयारी चल रही है तो आएगा जरूर. ठीक है, अब और आई विल टेल माई टीम, है ना, कि आप बच्चों को बता दो कि एग्जैक्टली क्लैट कब आएगा. आई एम लुकिंग स्पेसिफिकली इनटू जुडिशरी स्टूडेंट, सो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि कब आएगा, लेकिन हाँ आ रहा है. थोड़ा शायद धीरे चल रहा है बट आएगा जरूर. ठीक है, सो डू नॉट वरी. वी अंडरस्टैंड दैट आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आने वाले हैं,
बट वी विल मेक श्योर कि जो भी बैच आएगा, जिस भी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से करवाई जाएगी, सो दैट यू फिनिश योर सिलेबस ऑन टाइम। ओके, बराबर है। अभी टेंटेटिव डेट कुछ बता दूंगी तो फिर आप पीछे पड़ जाओगे, मैम आपने बताया नहीं, एंड आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 14, लेकिन इतना जरूर बोल दिया कि हाँ आएगा। आई नो वो थोड़ा रहता है सब्र, जब एक डेट पता चल जाती है तो मन में संतुष्टि हो जाती है कि चलो ठीक है अब उस डेट को ही देखेंगे हम। जब डेट पता नहीं होती है तो थोड़ी अनसर्टेनिटी में आई नो जीवन कैसा होता है ना। ठीक है, ठीक है प्रिया जी, आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस ऑन माय ग्रुप। प्रिया जी, आई हैव शेयर्ड दीस पेपर्स ऑन माय ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप शिवानी सोलंकी पे आपको गुजरात के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, अगर नहीं मिले तो मेरे को वहां से मैसेज चिपका देना। ठीक है, चलो ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, सेक्शन नंबर 14 ने डायरेक्टली बोला है कि ऑफेंस कैसे होने वाले हैं, कॉग्निजेबल होने वाले हैं, संज्ञान मतलब संज्ञेय अपराध होने वाले हैं। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला है अरेस्ट विदाउट वारंट तो होगी, लेकिन अरेस्ट कर कौन सकता है, इन्होंने बोला एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर ही इस एक्ट में अरेस्ट कर सकता है, या फिर उसके डायरेक्शन में, अंडर हिज डायरेक्शन और गाइडेंस अरेस्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उनकी प्रायर अप्रूवल ले लीजिए। अगर स्पेशल पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, नॉट बिकॉज वारंट कौन जारी करता है, वारंट आपके मजिस्ट्रेट जारी करते हैं, या तो एसपीओ अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, एंड अगर एसपीओ आपको डायरेक्शन देते हैं या गाइडेंस देते हैं अपने से किसी भी सबऑर्डिनेट पर्सन को, तो वो यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा बोला है कि जब एसपीओ आपको ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, दैट ऑर्डर शुड बी इन राइटिंग, डायरेक्टिंग हिज सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये वाली जो अरेस्ट हो रही है ये बेसिकली कौन कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं विदाउट वारंट। बस आपने अथॉरिटी ले ली है, ऑर्डर ले लिया है, किससे, एसपीओ से ले लिया है। अगला ये सवाल आता है कि हमने यहां बोला कि जो एसपीओ से सबऑर्डिनेट्स हैं आपको अरेस्ट करनी है, आपको हमेशा एसपीओ से ऑर्डर लाना पड़ेगा राइटिंग में। लेकिन वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब सबऑर्डिनेट को एसपीओ से भी ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं है, तुरंत खुद जाके अरेस्ट कर सकता है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है व्हेन पुलिस ऑफिसर हु इज सबऑर्डिनेट टू एसपीओ कैन अरेस्ट विदाउट एन ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम योर एसपीओ? द आंसर इज यस, ही कैन अरेस्ट। व्हिच आर दोस सिचुएशन? फर्स्ट इज, अगर आपके सबऑर्डिनेट को ऐसा लगता है कि भैया मैं टाइम पे नहीं गया तो वो पर्सन भाग जाएगा, एविडेंसेस को मैनिपुलेट कर देगा, ऑर्डर लाने में मुझे दिक्कत लग जाएगी, 2-3 दिन लग जाएंगे, ऑर्डर विल कॉज डिले, वैल्यूएबल एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऑफेंडर लाइकली है कि वो भाग जाए, एस्केप कर जाए। नेम और एड्रेस, जब पर्सन के अननोन है, पता ही नहीं है कि किसके अगेंस्ट, क्योंकि जब भी वारंट जारी होता है पर्सन का नाम लिखना पड़ता है, उसका एड्रेस लिखना पड़ता है, तो बेचारे सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को पता ही नहीं है उसका नाम, बस पता है कि कोई पर्सन है जो ऐसा ऑफेंस कर रहा है इस एक्ट के अंदर, या फिर फॉल्स नेम और एड्रेस दिया है किसी पर्सन ने। तो इन पांचों केसेस में हमारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो कि एसपीओ से सबऑर्डिनेट है वो बिना एसपीओ से वारंट लिए अरेस्ट करने जा सकते हैं। ठीक है, किधर, अच्छा नो आई डिड नॉट इग्नोर, सॉरी डियर, आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास इन द लॉ चैनल। अरे वेलकम टू द क्लास प्रियंका जी, thank you for coming to the class, welcome to the class, and do let us know what are your opinion about the classes that are being conducted, are you liking it, what more things you like, कि मैम ये आना चाहिए बताओ, बिकॉज स्टूडेंट्स के जो सजेशंस होते हैं वो हम डेफिनेटली इंप्लीमेंट करते हैं जब ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो। ओके, चलो आगे चलेंगे। तो सेक्शन नंबर 14 हमने क्या बोला, ऑफेंस इज कॉग्निजेबल है, अरेस्ट हो सकती है बिना वारंट के। लेकिन सेक्शन नंबर 15 ये बोल रहा है सर्च भी हो सकती है विदाउट वारंट, सर्च भी हम विदाउट वारंट कर सकते हैं, वरना सर्च के लिए भी क्या जारी होता है, सर्च वारंट जारी होता है। तो सेक्शन नंबर 14 में हम कब विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं, तो इन्होंने बोला सर्च विदाउट वारंट भी दो ही लोग करेंगे, एसपीओ या टीपीओ। टीपीओ कौन, ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर। एसपीओ को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। टीपीओ को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पढ़ के आए हैं हम ऑलरेडी, पढ़ के आए हैं ना अभी हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 13 में। बोला कब हम वारंट के बिना सर्च कर सकते हैं, व्हेन वारंट कैन नॉट बी मेड विदाउट डिले। जब बिना डिले के हम वारंट को जारी नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, तो बिना वारंट के भी अरेस्ट की जा सकती है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, सर्च के बाद कैसे सर्च करनी है, सीआरपीसी के सर्च के प्रोविजंस आपको यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। सेक्शन नंबर 95, सेक्शन नंबर 92 सब कुछ कनेक्ट करना है। 93, वेरी गुड। अब सुनो, जब ऐसी कोई सर्च की जा रही है तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, दो रिक्वायरमेंट है, 1 and 2। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप सर्च करेंगे, दैट इज एसपीओ या टीपीओ सर्च करेंगे कब, 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स के सामने। मतलब हमारे लोकेलिटी में ऐसे कुछ रिस्पेक्टफुल पर्सन हो सकते हैं जो कि जाने माने हो ना, जैसे कोई लोकेलिटी के अध्यक्ष हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, आपके सोसाइटी के सेक्रेटरीज हैं, तो ऐसे रिस्पेक्टेबल
इनहैबिटेंट्स के सामने आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, जो कि रिसर्च नहीं, सर्च करनी पड़ेगी ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर था तो वही वर्ड निकल रहा है, ठीक है। टू अटेंड एंड विटनेस द सर्च, वो उस पूरे सर्च के दौरान वहां खड़े रहेंगे और उसको विटनेस करेंगे। लेकिन ये जो रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स है, इसमें से एक कौन होनी चाहिए, एक विमेन होनी चाहिए उस लोकेलिटी की। दूसरा पॉइंट ये बोला है, accompanied by at least 2 women police officers। ये 2 रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स कहां के हैं, उस लोकेलिटी के जहां पे आप गए हो वहां से आपको लेने हैं ये 2 लोग। लेकिन जब ऐसे टीपीओ और एसपीओ जा रहे हैं कोई प्लेस को सर्च करने के लिए, जरूरी है कि आपके साथ 2 विमेन पुलिस ऑफिसर्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन वाला एरिया, आप प्रोस्टिट्यूट्स वाला एरिया सर्च करने जा रहे हैं, सो यू शुड नो कि वहां पे फीमेल्स मिल सकती हैं। अगर आप फीमेल्स को वहां से रिमूव करना चाहते हैं, ऐसी प्रीमाइसेस है जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे फीमेल्स हो सकती है, तो हमको पता है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ वुमेन कैन बी डन ओनली बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। एनी मेल पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डिटेन और इवन टच अ फीमेल व्हाइल मेकिंग एनी सर्च और व्हाइल मेकिंग एनी अरेस्ट। अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो थाने में ऐसी कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो फिर क्या, लेडी मेंबर रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसी कोई लेडी मेंबर को क्या कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, पर्टिकुलर वुमेन का नाम जो है वो सजेस्ट कर सकती हैं, नॉमिनेट कर सकती हैं, उस पर्सन को हम भेज सकते हैं सर्च वारंट या फिर सर्च करते वक्त विदाउट वारंट। लेकिन मान लो ये जो 2 रिस्पेक्टेबल मेंबर्स थे ना, सेक्रेटरी को बुलाया, अध्यक्ष को बुलाया कि साहब आ जाओ, बोले बहुत बिजी, हम तो नहीं आते यहाँ पे। इफ दे रिफ्यूज और निग्लेक्ट टू अटेंड और विटनेस द सर्च, माना जाएगा आपने सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी का ऑफेंस किया है। 187 आईपीसी का ऑफेंस किया है, ठीक है। फाउंड ऑल पेपर्स एक्सेप्ट फॉर गुजराती लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज का नहीं मिला, ठीक है, अरेंज करवाते हैं किन्हीं स्टूडेंट से, ठीक है, किन्हीं स्टूडेंट से अरेंज करवाते हैं, बराबर। चलो आगे चले। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 16, रेस्क्यू ऑफ पर्सन। 14 में क्या पढ़ा, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो 14, 15, 16, 13 भी पढ़ लेते हैं। देखो 13 में हमने क्या पढ़ा, 13 में हमने पढ़ा एसपीओ, टीपीओ एंड एडवाइजरी बोर्ड। 14 में हमने क्या पढ़ा, 14 में अभी हम पढ़ के आए हैं, ऑफेंसेस क्या रहेंगे, कॉग्निजेबल रहेंगे, मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में पढ़ के आए हैं। 15 में हमने क्या पढ़ा, 15 में हमने सर्च पढ़ा, वो भी कब, विदाउट वारंट। अब 16 में हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्क्यू। कोई पता चला फीमेल को यहाँ पे रखा हुआ है प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए, तो हमें उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो रेस्क्यू करेगा कौन, रेस्क्यू मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब इस चीज के लिए डायरेक्शन देंगे पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द एसआई। बेसिकली ये पुलिस ऑफिसर जो कि एसआई के रैंक से नीचे नहीं हो सकता, बेसिकली इनको मैजिस्ट्रेट से डायरेक्शन लेना पड़ेगा, उनसे ऑर्डर लेना पड़ेगा कि वो किसी पर्सन को रेस्क्यू करना चाहते हैं, कहीं पर कोई व्यक्ति को, महिला को या किसी मेल पर्सन को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए बांध रखा है या रखा हुआ है और उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, दे कैन गो टू मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट फॉर सच थिंग। अब रेस्क्यू किसका होगा, रेस्क्यू ऑफ अ पर्सन लिविंग इन और कैरिंग द प्रोस्टिट्यूशन इन द ब्रोथल। ऐसा कोई वैश्यावृत्ति का कार्य हो रहा है, कहां पे, वैश्यागृह में हो रहा है, जहां पर कि पर्सन रह रहा है या फिर ऐसा कार्य हो रहा है, तो उस पर्सन को बचाने के लिए मैजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्शन दे सकते हैं ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो कि एसआई के रैंक से बिलो नहीं है, बराबर। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 17 जो बोलता है इमीडिएट कस्टडी किसको मिलेगी। अगर किसी पर्सन को आपने रेस्क्यू कर लिया, मान लीजिए किसी पर्सन को आपने रेस्क्यू कर लिया, तो उसकी इमीडिएट कस्टडी कहां होनी चाहिए। पहले ये देखो कि ये इमीडिएट कस्टडी हमें कौन सी सिचुएशन में देखनी है। तो उन्होंने बोला कि अगर स्पेशल पुलिस ऑफिसर अनेबल है टू प्रोड्यूस बिफोर एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट, स्पेशल, सुनो अच्छे से, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। सेक्शन नंबर 16 में हमने क्या कर लिया, रेस्क्यू कर लिया। सेक्शन नंबर 16 में जब हमने रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया, या फिर सेक्शन नंबर 14 में अरेस्ट करके लेके आए हैं या फिर ऐसा कुछ सर्च किया है, अब आपके एसपीओ को लग रहा है कि हम मैजिस्ट्रेट, एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट के सामने अभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट क्या है, बहुत दूर है। देखो उन्होंने लिखा है अ पर्सन हु इज रिमूव्ड अंडर सेक्शन नंबर 15 और रेस्क्यूड अंडर सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 15 में जब आपने सर्च की तो वहां से कुछ पर्सन को रिमूव करके लाए उस प्रीमाइसेस से जहां पे ब्रॉथल था या फिर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था, और सेक्शन नंबर 16 में आपने उस पर्सन को रेस्क्यू किया, किसने, एसपीओ ने। अब पता चला कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, देन दे कैन प्रोड्यूस दैट person who has been procured to the nearest magistrate of any class। किसी भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने क्या कर सकते हैं,
प्रोड्यूस कर सकते हैं until produced before an appropriate magistrate. जब तक आप एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट ज्यूरिसडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं करते थे, तब तक आप क्या करो, कोई भी नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं. कौन? एसपीओज. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलिए, कोई डिटेंशन नहीं होगा. जो इस पर्सन को आप लेके आए हो सेक्शन नंबर 15 और 16 में, इसका कोई भी डिटेंशन नहीं होगा मोर देन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. जिस दिन मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पारित किया कि इस पर्टिकुलर पर्सन को या तो करेक्टिव होम में भेजो या प्रोटेक्शन होम में भेजो, उस दिन से 10 दिन तक के लिए आप उस पर्सन को इलीगली डिटेन नहीं करेंगे. 10 दिन से ज्यादा के लिए नहीं. नो रिस्टोरेशन. आप उस पर्सन को ऐसे जगह भी रिस्टोर नहीं कर सकते जिसको सेक्शन नंबर 15 और 16 में आप लेके आए हो. कहां रिस्टोर नहीं कर सकते? ऐसी कस्टडी में रिस्टोर नहीं कर सकते जो कि अपने को पता है कि हार्मफुल है ना, बराबर. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 17, हमने यहां खत्म किया. मूविंग ऑन टू 17A. 17A ने कुछ कंडीशन लगाई है जो मैं पढ़ने वाली हूं. कंडीशन टू बी ऑब्जर्व्ड बिफोर प्लेसिंग अ पर्सन रेस्क्यूड अंडर सेक्शन नंबर 16 टू पेरेंट्स और गार्डियंस. अब हमने क्या बोला है, हमने बोला कि सेक्शन नंबर 17 ये बोलता है मैम कि हम जब रेस्क्यू करके ला रहे हैं अंडर सेक्शन नंबर 16, तो हम रिस्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पर्सन को रिस्टोर नहीं करेंगे जहां पर कि हमें पता है कि ये मामला हार्मफुल रह सकता है, बराबर. लेकिन सेक्शन नंबर 17 ये क्या कहता है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि जिस पर्सन को आप रेस्क्यू करके लाए हैं सेक्शन नंबर 16 में, उसको पेरेंट्स या गार्डियंस के पास रिस्टोर कीजिए. रिस्टोर करने के लिए बोल रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी यहाँ पे. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन नंबर 17, द मैजिस्ट्रेट मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन नंबर 17 में, बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर हैंडिंग ओवर द पर्सन रेस्क्यूड अंडर 16 टू द पेरेंट्स, गार्डियंस और हस्बैंड. पेरेंट्स, गार्डियन या हस्बैंड को ऐसी कस्टडी, ऐसा रिस्टोरेशन करने से पहले सैटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट दी कैपेसिटी और genuineness of parents, guardians or husband to keep such person by causing an investigation to be made by a recognized welfare institution or organization. welfare recognized organization या institution क्या करेगा, ऐसे पेरेंट्स, गार्डियन या हस्बैंड की कैपेसिटी और जेन्युइननेस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ ये सही में इसके माँ बाप है तो सही ना, इसको रख तो लेंगे, इसका ध्यान तो रख लेंगे, ऐसे तो नहीं कि वापस इसको कोई प्रोस्टिट्यूशन के कार्य के लिए भेज देंगे. तो कैपेसिटी एज वेल एज जेन्युइननेस चेक करेंगे यहाँ पे कौन, मैजिस्ट्रेट साहब. ओके, उसके बाद ही जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि यस दैट पर्सन इज कैपेबल और जेन्युइन इनफ टू सिक्योर or to make sure that the person restored under your section number 16 is in safe hands, तो ही उसको हम restore करेंगे, बराबर. Moving on to section number 18, ब्रॉथल को क्लोज करना है. कोई ब्रॉथल को अगर मैजिस्ट्रेट चाहते हैं कि क्लोज करना है और उस ब्रॉथल में मिले गए ऑफेंडर्स को इविक्ट भी करना है, बाहर निकालना है उनको, तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है. तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ ब्रॉथल करेगा कौन, तो इन्होंने बोला मैजिस्ट्रेट क्लोज करेंगे ऐसे ब्रॉथल को. ऐसे ब्रॉथल को क्लोज करने के लिए मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं. कब दे सकते हैं, जब उनको ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है कि साहब ये तो हमारे रिलीजियस प्लेस के 200 मीटर में क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ ब्रॉथल चला रहे हैं या प्रोस्टिट्यूशन का कार्य हो रहा है. सेक्शन नंबर 7 हमने पढ़ा था, दैट इज एनी प्रोस्टिट्यूशन वर्क और ब्रॉथल बीइंग कंडक्टेड विद इन विसिनिटी ऑफ द पब्लिक प्लेस. तो क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू करेंगे. किसके अगेंस्ट, उस प्लेस के ओनर के अगेंस्ट, लेसर के अगेंस्ट या लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर पारित करेंगे. बोलेंगे शो कॉज इन 7 days, जिस दिन आपको ऑर्डर मिल रहा है उसके 7 दिन के अंदर अंदर बताओ कि ये प्लेस, ये ब्रॉथल हमें क्यों क्लोज नहीं करना चाहिए, ये प्लेस हम क्यों क्लोज नहीं करें. तो जब वो ऐसा रीजन बता देते हैं, मैजिस्ट्रेट प्रॉपर हियरिंग करेंगे और हियरिंग करने के बाद 2 चीजें मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं. पहला, उस ऑक्यूपायर को इविक्ट कर देंगे, बाहर निकलो यहां से, आपका घर है होगा, बाहर निकलिए आप यहां से विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर. एंड एक और कंडीशन लगाएंगे. क्या कंडीशन लगाएंगे, कि जब भी आप इस घर को लेट आउट कर रहे हैं तो आप 1 साल से पहले या दूसरी सिचुएशन में 3 साल से पहले लेट आउट नहीं करेंगे. और अगर आपको करना है लेट आउट, वापस किराए पे वो घर देना है ऑक्यूपायर को, है ना, ऑक्यूपायर मींस टेनेंट हो सकता है वहां पे, जो भी उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अब अगर आप इस प्लेस को कभी भी लेट आउट कर रहे हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट की. मैजिस्ट्रेट जब ऑर्डर पारित कर देंगे तो आप क्या कर सकते हो, उस प्लेस को लेट आउट करोगे. लेकिन उस प्लेस को लेट आउट नहीं करोगे 1 साल के अंदर अंदर, जब आपको एविक्ट किया उसके 1 साल के अंदर अंदर आप उस प्लेस को लेट आउट नहीं करोगे. और आप उस प्लेस को आपके एविक्शन के 3 साल के अंदर अंदर भी लेट आउट नहीं करोगे अगर आपके उस प्रीमाइसेस में चाइल्ड या माइनर फाइंड आउट हुए थे.
जिस प्लेस पे, जिस ब्रॉथल को हम क्लोज करना चाह रहे हैं सेक्शन नंबर 18 में, वहां के ओनर को जब हमने एविक्ट किया तो हमने बोला भैया आपके यहाँ पे तो बच्चे पाए गए हैं प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में, तो अब आपके ऊपर ये लिमिट है कि आप 3 साल तक के लिए उस प्लेस को लेट आउट नहीं करेंगे, एंड इफ यू वांट टू लेट आउट दैट प्लेस यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट ओनली आफ्टर 3 years। अगर वहां चाइल्ड और माइनर नहीं है, मेजर फाइंड आउट हुए थे, तो आप 1 साल के बाद लेट आउट कर सकते हो, लेकिन वहां पर भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर मैजिस्ट्रेट ने ऐसा ऑर्डर पारित कर दिया कि प्लीज गेट आउट ऑफ दिस हाउस और बिल्डिंग, तो ऐसा ऑर्डर ना तो अपील किया जाएगा, ना स्टे किया जाएगा, ना सेट असाइड किया जाएगा। और इस ऑर्डर की वैलिडिटी कितनी होने वाली? बेसिक 1 year और 3 year, सोचना ही नहीं है। ये 1 year और 3 year कहां से कनेक्ट किया मैम? ये वाला पॉइंट मैंने कनेक्ट किया है, बराबर समझ आया? नहीं, यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे प्रतीक, यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं ना, आगे हम पढ़ने वाले ज्यूरिसडिक्शन के मामले में, ठीक है। दिस इज योर सेक्शन नंबर 18। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 19, कि हमें किसी पर्सन को प्रोटेक्टिव होम में रखना है, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिसको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो उसको हमें कोई प्रोटेक्टिव होम में रखना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? एप्लीकेशन फॉर बीइंग केप्ट आइदर इन प्रोटेक्टिव होम और एनी पर्सन हु इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो एप्लीकेशन लगाएगा एनी पर्सन केयरिंग द प्रोस्टिट्यूशन, जो पर्सन ऐसा प्रोस्टिट्यूशन का कार्य कर रहा है वो खुद से ऐसी एप्लीकेशन देने वाले हैं। और एप्लीकेशन देंगे किसको? सेक्शन नंबर 19 पढ़ेंगे, ओके। सेक्शन नंबर 19 इट सेज a person who is carrying on or is being made to carry on prostitution may make an application to the magistrate within the local limits of whose jurisdiction he is carrying on or to made carry on prostitution for an order. He may to जो पर्सन या तो प्रोस्टिट्यूशन कैरी कर रहा है या जिससे करवाया जा रहा है, वो मैजिस्ट्रेट को क्या करेगा? वो मैजिस्ट्रेट को क्या करेंगे? ऐसा एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि प्लीज मुझे या तो प्रोटेक्टिव होम में रिस्टोर कर दीजिए, या फिर मैं ऐसा पर्सन हूं जो कि नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। बराबर है ये चीज? क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 20, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम एनी प्लेस। अब अगर हमें प्रोस्टिट्यूट्स को कहीं से रिमूव करना है, तो अगर हमें प्रोस्टिट्यूट्स को कहीं से रिमूव करना है, दैट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम ब्रॉथल, अदर कोई प्लेसेस है जहां पे मिली, कोई घर में मिल गई, तो उनको हमें वहां से रिमूव करना है। सी सेक्शन नंबर 17 में, सेक्शन नंबर 16 में हम क्या कर रहे थे? रेस्क्यू कर रहे थे, ओके। तो यहां बोला रिमूवल किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट रिमूव करवा सकते हैं, ऑर्डर पारित करेंगे। प्रोसेस क्या है कि मैजिस्ट्रेट एक शो कॉज देंगे, नोटिस देंगे कि शो कॉज कीजिए, इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे आप इलीगल तरीके से प्रोस्टिट्यूशन का कोई कार्य कर रहे हैं। तो जिस दिन ऐसा ऑर्डर दिया गया है उस पर्सन को विद इन 7 days फ्रॉम द नोटिस टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, कि 7 दिन के अंदर अंदर उस जगह से आप खुद को रिमूव कर लीजिए, निकल जाइए। और प्रोहिबिट कर सकते हैं हम ऐसे किसी भी पर्सन को उस पर्टिकुलर प्लेस में वापस जाने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के आप वापस उस एरिया में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर उस पर्सन ने मान लो एंटर कर दिया, चला गया वापस वहां पे प्रोस्टिट्यूशन वाले एरिया में, देन कोर्ट क्या कर सकते हैं? ऑर्डर पास करेंगे जहां पे उसको 200 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है, 200 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। और साथ ही साथ क्या है? आई जस्ट वांट टू सी इज इट और 200 रुपीज फाइन, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस 20 रुपीज पर डे। अगर ये ऑफेंस कंटिन्यूइंग है, मतलब मना कर दिया था, एक बार गया है तो फिर 200 रुपए फाइन, लेकिन एक बार नहीं, 2, 4, 10 दिन, 15 हफ्ते भर, महीने भर कंटिन्यूसली जा रहा है, तो 20 days पर डे, 200 रुपए के साथ 20 days पर डे का क्या होने वाला है? यहां पर उस पर्सन के अगेंस्ट फाइन लगेगा आफ्टर द फर्स्ट टाइम एंट्री। बराबर है? दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू फोकस अंडर योर सेक्शन नंबर 20, ओके। क्लियर है? चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 21। प्रोटेक्टिव होम्स क्या होते हैं? हमें इसको करेक्टिव होम्स के साथ पढ़ना है, सॉरी करेक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड प्रोटेक्टिव होम्स, जो कि हम डेफिनेशन क्लॉज में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो प्रोटेक्टिव होम क्या होता है? यहाँ पे इन्होंने बोला प्रोटेक्टिव होम, पहली बात तो स्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है। प्रोटेक्टिव होम ने हमें पढ़ा था 2 चीजें इंक्लूड होती है और 2 चीजें इंक्लूड नहीं होती है। 2 चीजें कौन सी इंक्लूड होती है? जहां पे एक पर्सन को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, या वो जो पर्सन जो कि नीड है, ऐसे वहां पे इक्विपमेंट्स है, टेक्निकली साउंड पर्सन है, तो वो सब क्या हो जाता है? प्रोटेक्टिव होम्स में आ जाता है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होते हैं? करेक्टिव इंस्टीट्यूट इंक्लूड नहीं होते हैं। और एक और चीज, दैट इज द प्लेस वेयर यू गिव अ शेल्टर टू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। एक्सेप्ट हमेशा प्रोटेक्टिव होम स्टेट गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करता है,
लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में बिना स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रोटेक्टिव होम स्टैब्लिश हो सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन को ऑथराइज किया जाता है, दैट स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, ओके, दैट ही कैन स्टैब्लिश एंड मेंटेन आइदर प्रोटेक्टिव होम और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन ओनली व्हेन द लाइसेंस इज इशूड। अगर कोई पर्सन को आपने लाइसेंस इशू कर दिया है तो वहां पे वो स्टैब्लिश और मेंटेन कर सकता है करेक्टिव होम को या फिर करेक्टिव इंस्टीट्यूशन या फिर प्रोटेक्टिव होम को। लेकिन प्रोसीजर क्या होगा मैम लाइसेंस लेने का? क्या हम भी ऐसा लाइसेंस ले सकते हैं और ऐसा प्रोटेक्टिव होम रन कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। बस हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। जब हमें लाइसेंस मिल जाएगा तो कुछ कंडीशंस होगी जो हमें फुलफिल करनी है, और कंडीशंस किस चीज से हो सकती है? मे बी टू एंट्रस्ट प्रोटेक्टिव होम और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन टू अ वुमेन। ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है कि ये प्रोटेक्टिव होम या ये करेक्टिव इंस्टीट्यूशन तो एक विमेन ही रन करेगी, उसके अलावा और कोई इसे रन नहीं करेगा। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बाय ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो ऑफिसर क्या करने वाले हैं? प्रॉपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं कि जो आपने जिस प्लेस को प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन के लिए आप रखना चाहते हैं वो प्लेस प्रॉपर है कि नहीं है, वहां पे कोई आप गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं, एंड वेदर यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू कैरी सच इंस्टीट्यूशन और नॉट। सो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 21। जो लाइसेंस हमें मिल रहा है उसकी वैलिडिटी कितनी होने वाली है? उसकी वैलिडिटी उतनी होगी जितना कि उस लाइसेंस में प्रिस्क्राइब्ड है या जितना उस लाइसेंस में स्पेसिफाइड है। एंड क्या वो लाइसेंस हमें रिन्यू करवाने की जरूरत होगी? यस, हमें वो लाइसेंस रिन्यू करवाने की जरूरत होगी तब जब उसका ये वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर होने वाला है, उसके 30 दिन पहले हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को ही कि प्लीज रिन्यू आवर लाइसेंस। कब? 30 दिन, जिस दिन आपका लाइसेंस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके 30 दिन पहले आप अप्लाई कर दीजिए। लाइसेंस क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल मतलब ये लाइसेंस आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली आपको दिया है तो आप ही को यहाँ पे प्रोटेक्टिव होम या फिर करेक्टिव इंस्टीट्यूशन रन करना है, एंड नो अदर पर्सन कैन रन सच करेक्टिव इंस्टीट्यूशन और प्रोटेक्टिव होम। नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स, ये स्टेट गवर्नमेंट ने जब एक बार आपको ऐसा लाइसेंस दे दिया, कैन दे रिवोक? यस और नो? आंसर इज यस, इट कैन बी रिवोक्ड। लेकिन रिवोक कौन करेगा? जो आपको लाइसेंस देगा वही रिवोक करेगा। स्टेट गवर्नमेंट रिवोक करेगी। कैसे करेगी? ऑर्डर इन राइटिंग के थ्रू करेगी। कब कर सकती है? अगर हमने कंडीशन, मैनेजमेंट या सुपरविजन को कंप्लाई नहीं किया। हमने जो कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने मेंशन की थी वो कंप्लाई नहीं की, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया या उसको अच्छे से सुपरवाइज नहीं किया है, कंडीशन कंप्लाई करने में फेलियर कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट कैन रिवोक और सस्पेंड द लाइसेंस। इफेक्ट क्या होगा इसका? अगर एक बार लाइसेंस रिवोक हो गया उसका इफेक्ट क्या होगा? उसी दिन वो प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन सीज हो जाएगा। सीज टू फंक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ द रिवोकेशन। अब वो प्लेस कोई भी करेक्टिव होम नहीं है या फिर आपका प्रोटेक्टिव होम नहीं रहता है। क्लियर? मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 22। इस एक्ट के अंदर मेंशन, यस प्रतीक जी, इस एक्ट में मेंशन ऑफेंसेस ट्राई कौन करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेंगे या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जो भी ऑफेंसेस दे रखे हैं उनको ट्राई कौन कर देगा? उनको ट्राई करने का पावर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। बराबर। सेक्शन नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई भी ब्रोथल रखता है या उसको मैनेज कर रहा है या उस प्लेस को अलाउ कर रहा है वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करने के लिए। 4th में हमने क्या बोला था? अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन के अर्निंग पे रह रहा है तो। 5 में हमने क्या बोला था कि अगर कोई किसी को प्रोक्योर कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, टेक अवे कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है ताकि वो उसको प्रोस्टिट्यूशन के काम के लिए क्या कर सके? यूज कर सके। 6 में हमने क्या बोला? अगर आपने किसी को डिटेन कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सेक्शन नंबर 7 में क्या बोला? अगर आपने पब्लिक विसिनिटी के पास प्रोस्टिट्यूशन का कार्य किया तो। 8 में हमने क्या पढ़ा कि अगर सिड्यूस किया गया है, एंड 9 में हमने सिड्यूस कहां? पब्लिक प्लेस में किया, और 9 में हमने क्या बोला? सिड्यूस किया ऐसे पर्सन को जो कि आपकी कस्टडी में है तो। 10 क्या हो चुका है? रिपील हो चुका है। 10A में हमने क्या बोला था? 10A में हमने ये बोला करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में आप किसी को डिटेन कर रहे हैं। 10A में हमने बोला आप किसी पर्सन को करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में डिटेन कर रहे हैं। 11 में हमने बोला कि कोई भी प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन है उसको अपना एड्रेस नोटिफाई करना होगा। सेक्शन नंबर 12, 10 एंड 12 क्या हो चुके हैं? रिपील हो चुके हैं। सेक्शन नंबर 13 में हमने क्या पढ़ा? 13 में हमने बोला एसपीओ हो सकता है, टीपीओ हो सकता है और एडवाइजरी बॉडी हो सकती है। 14 में हमने बोला ऑफेंसेस कैसे हैं? कॉग्निजेबल हैं। फिर 15 में हम आए जहां पे हमने 15 में ये बोला
कि हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं। 16 में हमने बोला कि हम चाहे तो किसी पर्सन को रेस्क्यू कर सकते हैं। 17 में हमने क्या बोला, 17 में हमने बोला कि इंटरमीडिएट कस्टडी किसको दी जाएगी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं। 17A में हमने क्या पढ़ा, कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। उसके बाद 18 में हमने पढ़ा कि कुछ ब्रोथल्स को हम क्या कर सकते हैं, ओके 18 में हमने क्या बोला, कुछ ब्रोथल्स को हम क्लोज कर सकते हैं। 19 में हमने बोला कि हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि किसी पर्सन को, दैट इज कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि प्रोस्टिट्यूशन के एरिया में है, कि उसको आप प्रोटेक्टिव होम में रिस्टोर कर दीजिए। सेक्शन नंबर 20 में हमने बोला है कि रिमूवल किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम एनी प्लेस, ओके। 21 में हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव होम्स पढ़े थे। 21A में, जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। और 22 में हमने पढ़े हैं ट्रायल्स, ठीक है, क्या पढ़े हैं, ट्रायल्स पढ़े हैं। हालांकि इसका मैं चार्ट आपको वापस से बना के देने वाली हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल सेगमेंट, दैट इज पावर्स पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। पावर्स का सेक्शन में आपको अच्छे से पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि पावर्स में से आपको डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। इतना बता दो कि भैया पावर किसके पास है, ओके। अब देखो सेक्शन नंबर 22A एंड 22AA। सेक्शन नंबर 22 में पढ़ा ट्रायल। 22A क्या बोलता है कि आप स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन दो सेक्शन स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। 22A भी बोल रहा है, 22AA भी बोल रहा है। अब सुनो, ये स्पेशल कोर्ट्स हम क्यों बना रहे हैं, स्पेशल कोर्ट्स बना रहे हैं ताकि ऑफेंसेस को जल्दी हम स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कर सकें। 22A ये कहता है दैट इफ योर स्टेट गवर्नमेंट वांट्स, तो वो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के कंसल्टेशन के साथ स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं। कहां के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए। और जब वो वहां पे ऐसा कोर्ट स्टैब्लिश करें तो वो कोर्ट्स क्या जाने चाहेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को क्या बना देंगे हम, स्पेशल कोर्ट्स बना देंगे। पढ़ेंगे फटाफट से सेक्शन नंबर 22A। If the state government is satisfied that it is necessary for the purpose of providing for the speedy trial of offence under this act in any district or metropolitan magistrate, by the notification in the official gazette and after consultation with the High Court, establish one or more judicial magistrate of first class JMFC और metropolitan magistrate in such district or metropolitan area। ऐसे district या metropolitan area में हम JMFC या metropolitan magistrate establish कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिनको कि हम स्पेशल कोर्ट्स बोलेंगे। Unless otherwise directed by High Court, a court established under this subsection shall exercise the jurisdiction only in respect of the offences under this act, subject to the provisions of the subsection. The jurisdiction, okay, fine. The jurisdiction and the power of the presiding officer of the court established under subsection 1 in any district or metropolitan area shall extend throughout the district or the metropolitan area। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज है कि भैया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गए या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए, इनके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, इनका जुरिसडिक्शन कहां तक रहेगा, जहां तक कि इनके कोर्ट की सीमा है, बात खत्म। 22A ने क्या बोला, ये अच्छा सुना, 22A ये बोलता है दैट पावर हमने किसको दी है, स्टेट गवर्नमेंट को दी है। क्या दी है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन एरिया, सॉरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एज अ स्पेशल कोर्ट। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है। 22A में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, 22A में आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। दिस द मेजर डिफरेंस, ये ध्यान रखना, दोनों में स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। 22A में बोला if the central government is satisfied that it is necessary for the providing of the speedy trial of the offences, speedy trial of the offences under this act and is committed in more or one state। तो दोनों में फर्क क्या है, अगर one और more state में कोई पर्टिकुलर ऑफेंस को सॉल्व करने का, मतलब दो स्टेट्स के जुरिसडिक्शन, दोनों स्टेट्स के जुरिसडिक्शन को एक साथ अगर लेने के लिए कोई कोर्ट बनाना है, तो हमारा कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। कैन आई कनेक्ट विद द पॉइंट सेक्शन नंबर 13, जहां पे टीपीओ कौन अपॉइंट कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे थे। व्हाई, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके ऐसे मैटर को जिसमें ऑफेंस हुआ है अलग अलग दो स्टेट्स में इस एक्ट के अंतर्गत, यस और नो। तो इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 13 में, जहां टीपीओ को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो 22A में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है अपने ही डिस्ट्रिक्ट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए, लेकिन 22AA में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, किसके लिए अपॉइंट कर रहा है, दो अलग अलग स्टेट्स में अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसको देखने के लिए वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को स्टैब्लिश कर सकते हैं। दे विल बी नोन एज स्पेशल कोर्ट्स। बराबर है, समझ आया, यस और नो, फटाफट बताओ।
नेक्स्ट इज 22B which says to try the offenses summarily. कौन से कोर्ट के पास पावर है? तो इन्होंने बोला है that notwithstanding the state government may if considered necessity direct that the offense under this act shall be tried to be summarily by the magistrate. जो इसमें मैजिस्ट्रेट हमने बताया सेक्शन नंबर 22 में हमने क्या बोला, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हैं अंडर 3, 4, 5, 6, 7, 8. लेकिन आपके इस ऑफेंस की प्रक्रिया क्या होगी, मैनर क्या होगी, समरी ट्रायल आपको करना है. और ये पावर किसके पास है ऐसा डायरेक्शन देने के लिए मैजिस्ट्रेट को? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऐसा डायरेक्शन दे सकते हैं. और जब ऐसी समरी ट्रायल हो रही है तो सेक्शन 262 से लेके 265 अप्लाई हो जाएगा एंड मैजिस्ट्रेट कैन पनिश ओनली अप टू 1 ईयर. कैन आई कनेक्ट दिस विद एनआई एक्ट? यस और नो? एनआई एक्ट चैप्टर नंबर 17 मैंने आपको पढ़ाया था. मैंने बोला था ऑफेंसेस को हम वहां पे कैसे ट्राई करेंगे, समरीली ट्राई करेंगे. 138, 143 हमने ऑलरेडी पढ़ा था, 142 भी पढ़ा था कि कैसे करेंगे, समरीली ट्राई कर सकते हैं. और समरीली ट्राई कौन कौन कर सकते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. लेकिन हमको पता है कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? एनी मैजिस्ट्रेट नॉट इंफीरियर टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. मतलब अगर सीजीएम ट्राई करते हैं तो नॉट नेसेसरी कि वो समरी ट्रायल अप्लाई करे. किसमें? एनआई एक्ट में. ये हमने एनआई एक्ट के वक्त पढ़ा था बराबर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज लास्ट सेक्शन 23 जो ये कहता है कि रूल मेकिंग पावर किसके पास है. तो रूल मेकिंग पावर किसके पास रहती है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर है. बराबर है? बराबर है क्या? सेक्शन नंबर 24. सेक्शन नंबर 24 देखो क्या बोला. सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट किसके डेरोगेशन में नहीं है? इट इज नॉट इन डेरोगेशन विद एनी अदर लॉ. किसी भी लॉ के डेरोगेशन में नहीं है. इन्होंने बोला है नॉट इन डेरोगेशन विद द प्रोविजंस ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट. रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897. अब ये एक्ट हमने कहां पढ़ा था? ये एक्ट हमने पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 18 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जहां पे हमको 3 एक्सेप्शन दिए थे. रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा. सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ योर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. एंड देन हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉस्टल स्कूल हो गया है, इन पर हमारा जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा. बराबर है? तो सेक्शन नंबर 24 बोलता है दिस एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन विद एनीवन. और सेक्शन नंबर 25 ने कुछ रिपील और सेविंग्स के प्रोविजंस आपको बताए हैं कि कौन से सेगमेंट्स आपकी याद से रिपील हो जाते हैं. ठीक है, बराबर है ये चीज. अगर सबको पसंद आया है तो बताइए. यस, सो मैं चाहती थी कि हम एक बार चार्ट बना ले. ठीक है, सो लेट अस मेक अ चार्ट. अब सुनो, जब आप चार्ट बनाओगे तो सबसे पहले आप ऑफेंसेस का चार्ट बनाओगे. ठीक है, ऑफेंसेस में कौन कौन से सेक्शन मेंशन करेंगे? सेक्शन 3 से लेके 9 तक मेंशन करने वाले हैं हम. सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 से लेके 9 तक आपको प्रोविजंस मेंशन करने हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे, और सेक्शन 3 से लेके 9 तक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको कैसे पढ़ना है. उसके बाद आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 10A एंड 11. 10A और 11 पढ़ना है क्योंकि ये दोनों ही किससे डील करते हैं? हमारे प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हैं. 10A ये बोलता है कि आप डिटेंशन कर सकते हो करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में, और 11 ये बोल रहा है कि अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड कोई पर्सन है तो उसको क्या नोटिफाई करना पड़ेगा? अपना एड्रेस नोटिफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 12 रिपील हो चुका है. अब बचा सेक्शन नंबर 13 को अलग से पढ़ना है. आप वर्ड अथॉरिटी के नीचे पढ़ोगे. किसके नीचे पढ़ोगे? अथॉरिटीज. क्योंकि सेक्शन नंबर 13 में हमको क्या बताया? एसपीयू भी है हमारे पास, एसपीयू के साथ टीपीयू भी है, और हमारे पास एक एडवाइजरी बॉडी भी है. नाउ आई विल कम टू मेजर प्रोसीजर जो चलने वाली है, जहां पे हम पढ़ेंगे पहले सेक्शन नंबर 14 जो कि क्या बताता है? ऑफेंसेस का नेचर बताता है. सेक्शन नंबर 15 ने क्या बोला है? सेक्शन नंबर 15 ने बोला कि मैम सर्च वारंट, दैट इज सर्च की जा सकती है विदाउट वारंट. सेक्शन नंबर 14 में अरेस्ट हो सकती है विदाउट वारंट. अब सेक्शन नंबर 16 में क्या बताया? चलो अब हम बात करेंगे कुछ रेस्क्यू वाले प्रोविजंस की, जहां 16 में क्या कर रहे हैं? हम पर्सन को रेस्क्यू कर रहे हैं. और सेक्शन नंबर 17 में क्या कर रहे हैं? हम उसकी इंटरमीडिएट कस्टडी दे रहे हैं, क्योंकि हमने उसको 15 और 16 में रेस्क्यू किया. तो अब कहां लेके जाएंगे? हम उसको 17 में लेके जाएंगे, जहां हमें उसकी कस्टडी को क्या करना है? रिस्टोर करना है. और यहीं पर हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 17A जो कि कुछ कंडीशंस के बारे में बताता है. ओके, अब इसके साथ ही आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन नंबर 19, क्योंकि अगर जब रिमूवल की बात हो रही है तो रिमूवल तो मैजिस्ट्रेट खुद से बोल रहा है, लेकिन अगर कोई पर्सन खुद से रिमूव होना चाहे,
वहां से बोले कि नहीं मुझे प्रोटेक्टिव होम में डाल दीजिए, तो वो खुद से एप्लीकेशन दे सकता है सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 18 को आप अलग से पढ़ेंगे, दैट इज क्लोजर होता है ब्रोथल का सेक्शन नंबर 18 में। 18 में क्या हो गया, क्लोजर हो गया। देखो रिमूवल हो गया, रेस्क्यू हो गया, सब एक ही पॉइंट में पढ़ेंगे। 19 में जहां वो एप्लीकेशन दे रहा है कि प्लीज आप मुझे प्रोटेक्टिव होम में रिस्टोर कर दीजिए। 20 में क्या कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब, रिमूवल कर रहे हैं किसी प्रोस्टिट्यूट का। ओके, एंड जब हमने डेफिनेशंस पढ़े थे उसी के साथ सेक्शन नंबर 21 पढ़ेंगे जो कि प्रोटेक्टिव होम की बात करता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे किसकी, ट्रायल एंड पावर की। तो जब ट्रायल की बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 की बात करेंगे, और जब पावर की बात करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22A आ जाएगा, 22AA आ जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा कौन सा सेक्शन, 22B आ जाएगा, एंड फाइनली 23 आ जाएगा। ठीक है, बराबर है, ये 23B लिखा था ना, यस दिस इज 23B, बराबर। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चार्ट को समझने में तो बताओ। सो मेजरली हमको यहाँ पे कितने वर्ड्स पढ़ने, 7 वर्ड पढ़ने। पहले ऑफेंसेस देखने वाले, फिर 10A और 11 में बेसिकली हम डिटेंशन इन कस्टडी एज वेल एज क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ 11 में क्या पढ़ा था हमने, अभी दिमाग से निकल गया, यस एड्रेस नोटिफाई करना है। ठीक है, एड्रेस नोटिफाई करना है। फिर अथॉरिटीज के बारे में पढ़ना है, जो हमें से पता है एसपीओ है, हमारी टीपीओ है एंड एडवाइजरी बोर्ड है, दैट्स इट। जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो ऑफेंसेस कैसे हैं, कैसे नहीं है, कैसे सर्च होगी, कैसे वारंट निकाला जाएगा, रेस्क्यू, रिमूवल, रिस्टोरेशन, एप्लीकेशन, सब एक ही साथ पढ़ना है। क्लोजर ब्रोथल का अलग से पढ़ना है सेक्शन नंबर 18 में, और सेक्शन नंबर 21 को हम प्रोटेक्टिव होम्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद बचा 20 यहाँ आ गया, उसके बाद बचे हमारे प्रावल्स एज वेल एज ट्रायल्स। ठीक है, क्या प्रिया जी बताओ, नो मैम, मतलब समझ आ गया कि कोई डाउट है, बताओ फटाफट। अब अगली सेशन हो सकता है हम या तो परसों ले, या फिर परसों क्या तारीख है, 22 हो सकता है 24 या 25 को हम नेक्स्ट सेशन दैट इज कंप्लीट एनआई एक्ट को डील करें। कंप्लीट एनआई एक्ट के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डील करने वाले हैं, फिर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील करेंगे, लिमिटेशन एक्ट डील करेंगे, और बहुत सारे ऐसे माइनर लॉस हैं जिनको हम डील करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद द लॉ वाला टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, प्रिया जी क्या बताओ, डाउट है? अगर नो डाउट है तो बोलो नो डाउट, अगर डाउट है तो बोलो यस मैम आई हैव अ डाउट। ठीक है, अच्छा छोटा बट डेंजर एक्ट है, ओके। नहीं थोड़ा ना देखो, अब इस एक्ट को आपने पढ़ा तो इस एक्ट को जब आप वापस से नोट्स बनाओगे तो बेसिकली आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन बनेगी। सो हर एक्ट को, माइनर लॉ को पढ़ने से पहले हमें अपने दिमाग में एक स्टोरी लाइन पढ़ना है। और हमेशा ये ध्यान रखना कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट को जीना होता है। सो इफ यू आर प्लानिंग कि हमें जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं करना है, जुडिशरी को जीना है, तो अगर आप उसे जियोगे तो खुशी खुशी जियोगे। और जब हम जीने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज को देखते हैं तो हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, अगर आप बिना मन के गए हो कि ठीक है कोई लेके जा रहा है तो जबरदस्ती पेरेंट्स के साथ जाना है, तो जाने के लिए गए हो तो एंजॉय नहीं करोगे, लेकिन वहां की खूबसूरती को देखने के लिए और एग्जैक्टली बहुत एक्साइटेड होगे कि जब वो आपको वहां उस माहौल की हवा लग रही है या आप वो एनवायरमेंट देख रहे हो तो एक्चुअली आपको अंदर से सुकून, शांति मिल रहा है। सो यू विल एंजॉय मोर। सो मेक श्योर दैट वेयर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, मेक श्योर दैट यू लिव दैट थिंग। ओके, चले। So yes, that was all in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.